सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे इस लेक्चर में। 30 लेक्चर्स सर हमारे हो चुके हैं और इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर 3 को फुल एंड फाइनल ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अभी अपना जो है रिवीजन पेंडिंग है पूरे चैप्टर का। और उसके बाद अपना जो है ये पेंडिंग है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक। तो ये दो चीज़ें निपटाते अपन जो है निपटा करके जो है अपन जो है चैप्टर 3 को ख़त्म कर लेंगे। और वो दोनों चीज़ें आज के लेक्चर में हो जाने वाली है। तो आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर 3 अपना ख़त्म हो जाएगा और कल से अपना जो है चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर बिना किसी देरी के मैं एकदम फटाफट जो है आपको चैप्टर 3 का जितना भी अपन ने अभी तक देखा है, सारी चीज़ें स्टार्ट टू एंड पूरा अभी मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। एंड उसके बाद अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करके आज का लेक्चर जो है यहीं पे रोकेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम पूरी तरीके से तैयार हो। तुमने हैंड रिटन नोट्स बना लिए। हैंड रिटन नोट्स तुमको कहाँ मिलेंगे? तो वो तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो आई होप तुमने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए। 100 पेजेस की मैंने बुक बनाने तुमको स्टार्टिंग में बोली थी, पहले लेक्चर के अंदर की 100 पेज के अंदर तुमको बुक बनानी है और उसके अंदर तुमको अपने हैंड रिटन नोट्स लिखने हैं, जो कि रिवीजन करते हुए अपने को काम में आने वाले। सो आप लोगों ने मेरे ख्याल से बना ली रहेगी। नहीं बनाई है तो फिर बना लो, जो भी तुम्हारा है, जैसे भी मतलब तुम प्लान कर रहे हो वैसा कर लो। मेरे हिसाब से तो ये नोट्स काफ़ी काम में तुमको आने वाले, तो ये तो तुमको बनाने चाहिए। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं यहाँ पे जो है चैप्टर 3 का रिवीजन जो है पूरा का पूरा शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 सेकंड के अंदर अपन शुरू करते हैं। इन 3, 2, 1 और ये अपन करते चैप्टर 3 को स्टार्ट, चैप्टर 3 के रिवीजन को स्टार्ट। ठीक है। सो यहाँ पर जो है चैप्टर 3 के अंदर अपन देखते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ के आ चुके थे। अब बस फर्क इतना है, उधर अपन ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया था, इधर अपन इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने वाले। सबसे पहली चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने क्या देखी थी, तो अपन ने सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में अपन ने देखा था वो देखे थे अपन ने स्टेक होल्डर्स। अपन ने स्टेक होल्डर्स के बारे में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो है देखी थी कि हमारे की स्टेक होल्डर्स को हम लोग को जो है समझना है, उनको हम लोग को अच्छे से मैनेज करना है। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या सर? कोई भी पर्सन है ना, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, वो चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, फर्क नहीं पड़ता, दैट हैज इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, जिनका इंटरेस्ट है या फिर इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर में, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो आपके लोग जो है वो आपके आपके जो है स्टेक होल्डर्स कहलाए जाएंगे सर। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास या तो क्या है सर, पावर है, या तो उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, जो भी इनमें से जो भी है, दोनों चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली वो स्टेक होल्डर्स बनेंगे। इनमें से एक भी चीज़ है तो वो आपके स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं सर। तो आपका इधर जो है अपन ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे अपन ने स्टडी किया था, मेंडलॉस मैट्रिक्स। मेंडलॉस मैट्रिक्स के अंदर अपन ने जो है ये चीज़ देखी थी कि आपके जो है 4 तरीके से आप जो है आपके जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप क्लासीफाई करोगे, 4 तरीके की कैटेगरी बनाओगे। और उस कैटेगरी आप बेसिकली इसके लिए बना रहे थे कि कैसे आप उन स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर सको, कितना टाइम अपन ने उन स्टेक होल्डर्स के पीछे अपना लगाना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने 4 कैटेगरी के अंदर अपन ने जो है अपने स्टेक होल्डर्स को जो है डाला और उसके हिसाब से कैटेगरी के इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपन ने उनको ट्रीट किया। सबसे पहले कैटेगरी आपकी यहाँ पे आ रही है सर, कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी। कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर हम लोग ऐसे लोगों को रखेंगे जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और इनका जो इंटरेस्ट है वो कम है। जिनका पावर बहुत ज़्यादा है, पावर या फिर इन्फ्लुएंस जो भी आप देख सकते हो, जैसे कि वर्टिकल पे आपको देखने को मिलेगा पावर और इन्फ्लुएंस है, और हॉरिजॉन्टल पे आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट है। वर्टिकल पे अपन जो बोल रहे हैं कि पावर जो आ रहा है इनका, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी के ऊपर, है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका पावर है। ये अपने पावर को एक्सरसाइज करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर। तो इनका पावर बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन इंटरेस्ट इतना इनका नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर रखेंगे। इनको अपन ऑफनली कंसल्ट करेंगे, इनका जो इंटरेस्ट रहेगा उनको अपन बढ़ाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि इनके इंटरेस्ट को अपन जितना हो सके उनको बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट भी हो। इंटरेस्ट बेसिकली क्या? इंटरेस्ट बेसिकली आप आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप, से फॉर एग्जाम्पल अपन एक स्टेक होल्डर का एग्जाम्पल लेते हैं, इन्वेस्टर, अपना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इन्वेस्टर एज अ स्टेक होल्डर अगर अपन देखें तो वो चाहता है, उसको उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तभी उसका पैसा जो है आगे ग्रो होगा, है ना। तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसको उसकी एक चाह होनी चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो करे, है ना। तो अगर उसका अपन बोल रहे इंटरेस्ट नहीं है तो उसने ऐसे ही पैसा लगा करके छोड़ दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो या ना होए, है ना। उसने बस उसको ऐसे ही मन किया, तो उसके पास पैसा वैसा पड़ा था, बहुत सारा पैसा है, मालदार पार्टी है, तो उसने ऐसे लगा दिया, उसको कहा कुछ इंटरेस्ट नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अपने को ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए। अपने को कोशिश करनी है कीप सेटिस्फाइड वाले कैटेगरी के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स अपने आ रही है। तो मैंने स्टेक होल्डर्स का एग्जाम्पल दिया, वैसे आप इंप्लॉयज़ में भी देख सकते हो, आपके सप्लायर्स में भी देख सकते हो, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के अंदर आप मल्टीपल एंगल से जो है चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपन रिवीजन कर रहे, आई होप
आपने जब रेगुलर बैच अपनी की थी तो उसके अंदर सारा ध्यान से अपन ने समझा होगा कंसेप्ट को। तो अपन ने जो है यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी का आपका पावर जो है वो काफ़ी हाई है, इंटरेस्ट लो है, ऐसे लोगों को हम लोग ऑफनली कंसल्ट करेंगे। इंटरेस्ट इनका अपन जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, ऑफन कंसल्ट करना है, इंटरेस्ट इनका बढ़ाने की कोशिश करनी है। सेटिस्फाइड रखेंगे इनको इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अपन सेटिस्फाइड रखेंगे इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन के साथ में। जितनी इन्फॉर्मेशन ये हमसे चाहते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे करके उनको जो है सेटिस्फाइड रखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनको देने की ज़रूरत नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग इनको रेगुलर बेसिस पे जो है पास ऑन करते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक्स पे आ गए, गवर्नमेंट एंड आपके अदर आपके कस्टमर्स वगैरह लोग आ गए, है ना, तो इनको जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे हम इनको सप्लाई करते रहेंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है सर की प्लेयर की कैटेगरी। की प्लेयर की के कैटेगरी के अंदर वो स्टेक होल्डर्स आएंगे जिनका पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है और जिनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है ना, जिनका पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है और इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है सर। जैसे कि आपके CEO हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, है ना, इनको हम लोग एकदम क्लोजली मैनेज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर और इन्फॉर्म करेंगे इनको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो हम लोग सिर्फ इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आ रहे थे, उसको इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन के साथ में जो है इन्फॉर्म रखते थे। की प्लेयर्स की कैटेगरी के अंदर हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनको पास ऑन करेंगे, जैसे कि आपके CEO हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, या आपके की मैनेजरल पर्सन होते हैं जो कि की प्लेयर होते हैं। तो की प्लेयर के कैटेगरी के अंदर ये सारे लोग आपके आने वाले। उसके बाद जो अगली कैटेगरी आ रही है वो सर ये लो प्रायोरिटी वाली कैटेगरी। अब लो प्रायोरिटी वाली कैटेगरी के अंदर नाम ही उसके नाम से अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका पावर भी लो होगा, इंटरेस्ट भी लो होगा। जैसे कि क्या सर, जैसे कि कौन सर, जैसे कि आपके मीडिया हाउसेस, मैगजीन्स वगैरह, है ना, आपके मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर वाले, ये हमारे लो प्रायोरिटी वाले लोग हैं, पंचायत करने आते हैं जस्ट हमारा नाम कभी कभार ये लोग ख़राब कर देते कोई भी गलत न्यूज़ छाप के, क्योंकि इनको अपना न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह चलानी होती है। तो ऐसे लोगों को अपने को दूर रखना चाहिए, लो प्रायोरिटी में ऐसे लोगों को रखेंगे। इनको जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मॉनिटर करते रहो, कोई इनसे साथ ज़्यादा इंगेजमेंट अपने को करनी नहीं है। जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन, बातचीत वगैरह, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह देनी है, कोई इंटरव्यू वगैरह देना है तो जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन इनसे अपन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट कैटेगरी अपने पास आ रही है सर कीप इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी। कीप इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी के अंदर सर यहाँ पे अपन ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि कोई डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर का इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं कस्टमर को, तो डॉक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट है ना। डॉक्टर ने अपना पैसा वैसा लगा करके कोई अपना जो है उसके अंदर अपना जो है पावर वगैरह जो है अपने पास जो है यहाँ पे गेन नहीं किया है, डॉक्टर को बस थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट है ना। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को हम लोग कीप इन्फॉर्म वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पावर बहुत ज़्यादा लो रहता है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इनको हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है घर घर तक पहुँचे, हमारी कंपनी सक्सेसफुल रहे, बट इनका पावर इतना नहीं रहता है ना, इनका पावर इतना नहीं रहता है, बस इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों का एक्सपर्टीज़ अपन ने जो है उनके एक्सपर्टीज़ वाले जो भी एरिया रहेगा, अब जैसे कि डॉक्टर है, हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट है, तो उसका उसके अंदर एक्सपर्टीज़ रहेगा, उसको काफ़ी सारा नॉलेज रहेगा, ह्यूमन बॉडी को कैसे काम होती है, कैसे काम नहीं करेगा ये प्रोडक्ट, उसको सारा अच्छा नॉलेज रहेगा, तो हमको अपने इनपुट्स दे सकता है। तो उसको उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर कंसल्ट करो, पूछो उसको, है ना, उसको इन्वॉल्व करो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर में, है ना। और उसको जो है तुम लोग क्या करो, अपने जो भी इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तुमको लगती है उसको जानना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें तुम उसको बता सकते हो। यहाँ पे आपके जो है एम्प्लॉयज़ आ गए, आपके वेंडर्स आ गए, आपके लीगल काउंसिल आ गए, आपके सप्लायर्स आ गए। लीगल काउंसिल मतलब आपका बेसिकली आपका लॉयर वगैरह, है ना, तो यहाँ पे आपके डॉक्टर वगैरह भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेंडलॉस का मैट्रिक जो है आपको जो है समझ में आ चुका रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, रिसेंट MTP में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान से अपने को जो है देख के जाना है एग्जाम में। उसके बाद सर अपन आते हैं अगले पार्ट की तरफ। फिर अपन ने जो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स जो है देखने शुरू किए। 4 तरीके के अपन ने ड्राइवर्स देखे। सबसे पहला ड्राइवर था हमारा इंडस्ट्री एंड मार्केट, फिर कस्टमर्स, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड उसके बाद अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में जो है समझा था। और स्ट्रैटेजिक ड्राइवर हमारा आखिरी ये स्ट्रैटेजिक ड्राइवर था। बेसिकली सर ये सारे सब वो फैक्टर्स है जो कि हमारे स्ट्रैटेजी के सक्सेस को जो है डिफाइन करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, क्या हमारा अपना जो है अच्छे से जो है बिजनेस जो है काम करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें जो है ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सबसे पहले अपन जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अपने को इंडस्ट्री एंड मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद अपने को एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इंडस्ट्री एंड मार्केट को अगर अपने को समझना है तो उसके अंदर अपन ने जो है कंसेप्ट को समझा था, स्टेप्स इन स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। हमने बोला था इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है ना उनको आपस में ग्रुप करो, जिनके भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ते हैं उनको एक ग्रुप में डालो, अच्छे से ग्रुपिंग करो, उनको एनालाइज करो। वैसे ही आप आपकी पूरी इंडस्ट्री एंड मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर दो,
गे सर, है ना। तो इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट दैट अ कंपनी मेक्स और सेल्स। आप आपके प्राइमरी प्रोडक्ट जो भी आपका कंपनी बना रहा है उसके बेसिस पे आप जो है ग्रुपिंग करते हो कि कौन सी कंपनी है जो कि सिमिलर सेम प्रोडक्ट्स बनाती है ना। मार्केट का अपन ने यहाँ पे मतलब समझा था कि मार्केट मतलब क्या सर, सम टोटल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना। बायर्स एंड सेलर्स का टोटल अगर आप कर लोगे तो आपका मार्केट बन जाएगा सर। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है तो आपके पास एक टेक्निक हमने यहाँ पे सीखी थी, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, जो कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो कि हम लोग SF530 के अंदर आपका सैम्पलिंग के अंदर ऑडिट में पढ़ के आते, तो वहाँ पर हमने जो है आप उसको जो है लिंक करके जो है यहाँ पे समझ सकते हो इस कंसेप्ट को, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग के अंदर सर अपन ने सबसे पहले जो है स्टेप आइडेंटिफाई किया था, वो था करके अपन जो है कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग ये ढूंढेंगे कि भाई कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे कंपीटिंग फर्म्स के बीच में सिमिलर है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग उस कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे टू वेरिएबल मैप के ऊपर जो है प्लॉट करेंगे उन फॉर्म्स को। टू वेरिएबल मैप मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में दिखाया था कैसे क्या होता है, तो मेरे ख्याल से रेगुलर लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से आप लोगों ने फिर से मेरे ख्याल से देखना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है नहीं है ना। मैंने अपने मेरे टेलीग्राम पे मैं जो है लेक्चर की शीट भी जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि कौन से लेक्चर में कौन सा कंसेप्ट डिटेल में डिस्कशन किया हुआ, तो आप जाकर के कोई भी दिक्कत रहेगा तो उस लेक्चर को रिफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे सर आपका तीसरा स्टेप के अंदर आप क्या करोगे सर, तीसरे स्टेप के अंदर आप आपके फर्म्स को असाइन करोगे जो कि फॉल करते हैं सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर, जिनका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बन रहे हैं, जो कि से आपने जो ऊपर फर्स्ट स्टेप में कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया था, जो भी फॉर्म के सिमिलर कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं आप उनको एक ग्रुप के अंदर जो है लेकर के आओगे। और चौथा आप जो है क्या करोगे, प्रोपोर्शनेट सर्कल्स जो है ड्रॉ करोगे, उनके इक्वल प्रोपोर्शनेट सर्कल्स आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, जो कि किसके बराबर रहेंगे, वो सर्कल्स किसके बराबर रहेंगे, साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर, जितना बड़ा वो शेयर है उतना बड़ा आप सर्कल उसके अराउंड जो है घुमा करके जो है मार देना। तो ये अपन ने जो है सबसे पहले समझा कि आप इंडस्ट्री एंड मार्केट का जो है एनालिसिस करो। उसके बाद सर हमारा दूसरा ड्राइवर आता है कस्टमर। कस्टमर के अंदर सर अपन ने दो मेन चीज़ यहाँ पे देखी थी कि अगर आप जो है प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हो ना, तो प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा तो हमने एग्जाम्पल लिया था हमारे पेरेंट और स्टूडेंट का, कि यार पेरेंट का जो है बच्चा रहता है वो जो है पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो पेरेंट जो है स्टेशनरी का जो है सामान खरीद रहा है तो अपने बच्चे के लिए खरीद रहा है, तो पेरेंट कंज्यूमर नहीं रहेगा, पेरेंट कस्टमर रहेगा। दुकान पे जाता है, माल खरीदता है, आके अपने बच्चों को देता है, बच्चे कंज्यूम करते हैं उस स्टेशनरी को, है ना। तो पेरेंट यहाँ पे कस्टमर है। तो प्राइसिंग जब भी तुम अपनी सेट करोगे प्रोडक्ट की, तो कस्टमर को याद रखना है, यानी कि पेरेंट्स को याद रखना है, क्योंकि वो लोग पैसा देने वाले। और जब भी तुम वैल्यू क्रिएशन, डिजाइन, यूजेबिलिटी, वो सारी चीज़ें तुम देखने वाले होगे ना, तो कंज्यूमर को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है उसको कंज्यूम करने वाले, तो तुम ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करे, बच्चों को जिसको यूज करने में मजा आए, और ऐसा उसका प्राइस सेट करो जो कि उसके पेरेंट के बजट के अंदर है ना। तो इसीलिए आपको जो है प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से जब भी आप प्राइस वगैरह सेट करो तो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और जब वैल्यू क्रिएशन, डिजाइन, यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपके लिए कंज्यूमर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला एग्जांपल आपको याद नहीं रहेगा तो अगेन जैसे कि मैंने बताया रेगुलर बैच में हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन किया है, वो आपको रिफर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई फास्ट ट्रैक या फिर कुछ आपको नहीं करवा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। तो मेरा मोटो यहाँ पे कि अपने को सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, रिवाइज करनी है, ना कि एक एक चीज़ों को बैठ के फिर से डिटेल में लेकर जाकर के यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में लेकर जाकर के उसको समझाना है, जस्ट रिकॉल करना हमारा यहाँ पे मोटो है ना। तो इसलिए मैं जब आपको यहाँ पे रेफरेंसेस दूंगा कि ये एग्जाम्पल अपन ने जो है डिस्कशन किया हुआ था, तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए। अगर वो आपके दिमाग में क्लिक कर रही है मतलब हाँ आपको समझा है वो कंसेप्ट। उसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो ड्राइवर आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने क्या बोला, जब भी अपन एक नया प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं ना, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरिंग अ मार्केट, तो हमारे को जो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है अच्छे से उसके लिए डिजाइन करनी चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी नया प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं, तीन ऑब्जेक्टिव अपने को जो है ध्यान में रखने, जब भी हम लोग क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करेंगे। सबसे पहला हम अपने को एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहिए। ऊपर अपन ने देखा ना कि कस्टमर मतलब कौन, पेरेंट। अगर पेरेंट अपने बच्चे के लिए स्टेशनरी खरीद रहा है तो वो कस्टमर है, वो कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूम वो नहीं करेगा, कंज्यूम करेगा बच्चा। तो जब भी हम लोग प्राइस सेट करेंगे तो पेरेंट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो अपने जेब से पैसे निकालने वाला है, वो हमारा कस्टमर है। तो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहो तो प्राइसिंग तुम अच्छे से सेट कर पाओगे। उसके बाद सर क्या करो, प्रोड्यूस करो सफिशिएंट रिटर्न्स, है ना। सफिशिएंट रिटर्न्स अपने जितना भी तुमको कॉस्ट लग रहा है उसके ऊपर सर्टन अपने मार्जिन, जितने भी प्रॉफिट मार्जिन तुम रखना चाहते हो, वो अच्छे सफिशिएंट प्रॉफिट मार्जिन तुम अपने मेंटेन करके चलो। और तीसरा, अपना मार्केट शेयर जो है इंक्रीज करने को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीच बढ़ाओ और अपनी मार्केट का शेयर जो है बढ़ाने के लिए देखो। तो तीन स्टेप्स आपको जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे सर। उसके बाद सर अपन ने जो है अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है यहाँ पे पढ़नी शुरू की थी। उसके अंदर अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स मैंने आपको दिखाए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लास में दिए थे। तो मेरे ख्याल से सब वो आपको इस टाइम पे जो है क्लिक करेंगे सर। सबसे पहला मार्केटिंग का स्ट्रेटजी आता है आपका सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग के अंदर आप देखोगे तो आप क्या करते हो, आप एक सोशल
सोशल आइडिया को, सोशल कॉज को या फिर किसी सोशल प्रैक्टिस को जो है प्रमोट करते हो आपके टारगेट ग्रुप के अंदर, ताकि आपका एक सोशल चेंज जो है आ सके। इसके अंदर अपन ने मामा अर्थ का एग्जांपल लिया था। फिर गवर्नमेंट हमारी जो है इंडिया की गवर्नमेंट है वो करती है सोशल मार्केटिंग, जैसे कि नो स्मोकिंग है ना, टबैको वगैरह नहीं खाओ, अल्कोहल वगैरह पी के गाड़ी मत चलाओ, तो वो सारे जो एडवर्टीजमेंट्स करती है गवर्नमेंट, तो वो भी एक सोशल आइडिया को प्रमोट करने के लिए करती है। फिर मामा अर्थ के अंदर आपने बोला ऑर्डर करो एक ट्री, तुम्हारे लिए हम प्लांट करेंगे, तुम प्लांट नहीं कर पा रहे हो, तुम एनवायरमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम करेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको हमारे से ऑर्डर करने पड़ेंगे, हमारे गुड्स वगैरह परचेस करने पड़ेंगे। तो वो एक सोशल मार्केटिंग का तरीका था। उसके बाद अपन ने ऑगुमेंटेड मार्केटिंग देखा। ऑगुमेंटेड मार्केटिंग के अंदर हमने क्या देखा कि हम लोग कुछ एडिशनल कस्टमर को सर्विसेज दे रहे थे या फिर बेनिफिट्स दे रहे थे, है ना। जैसे कि तुमने जो है हमसे जो है आटा खरीद लिया, दाल खरीद लिया, तो उसके ऊपर हमने 1 किलो चीनी तुमको फ्री दे दी, है ना। या फिर तुमने हमसे जो है जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, है ना, तो हमने उसके साथ तुमको सनग्लासेस, वॉलेट वगैरह फ्री दे दिया, है ना। तो ओवर एंड अबव जितना आप परचेस करने आए थे, तो मेन प्रोडक्ट के बिसाइड्स अगर हम ओवर एंड अबव आपको कुछ दे देते ना फ्री में या फिर कुछ डिस्काउंट के साथ में, तो वो तुम्हारा जो है ऑगमेंटेड मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। बस कोर प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट है ना, उसके बिसाइड्स कुछ एडिशनल में आपको मिलना चाहिए। कुछ ऑफर मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ फ्री गुड्स मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, वो आपका ऑगमेंटेड मार्केटिंग करने का तरीका रहेगा सर। उसके बाद सर आपका डायरेक्ट मार्केटिंग, बेसिकली आप डायरेक्टली इंटरेक्शन करोगे आपके कंज्यूमर्स के साथ में। उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर आप एक वैल्यू लेडन रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। यहाँ पे अपन ने एग्जांपल दिया था, घर घर पहले जाकर के लोग जो है नहीं सेल करते थे गुड्स, तो वो लोग हमारे साथ एक रिलेशनशिप भी फॉर्म करते थे, आते थे, बैठते थे, हम उनको चाय पानी वगैरह ऑफर करते थे, अच्छे से हमसे बात करते थे, अपने फैमिली के बारे में वो हमको बताते थे, हमसे पूछताछ करते थे, तो एक उनके साथ एक रिलेशनशिप भी हमारा बन जाता है। तो एक वैल्यू लेडन रिलेशनशिप आप क्रिएट करते हो और उसके अंदर आप आपके प्रोडक्ट को जो है पिच वगैरह करते हो, उसकी फायदे वगैरह सब चीज़ें बताते हो और मार्केट करते हो बेसिकली आप आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को। तो रिलेशनशिप के अंदर आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो, इनहांस करते हो स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसके बाद सर अपन ने सर्विस मार्केटिंग देखा था। सर्विस मार्केटिंग कुछ नहीं, जो भी आपके नॉर्मल मार्केटिंग के टूल्स है, जितनी भी अपन ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज देख रहे, वो सारी तुम सर्विस इंडस्ट्री में लगाने शुरू करोगे तो तुम्हारी सर्विस मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी सर। उसके बाद सर अपन ने जो है अगली मार्केटिंग देखी थी, पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग। तीनों मार्केटिंग को मैं साथ में देख रहा हूँ बिकॉज वर्ड जो है यहाँ पे कॉमन है। एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करते हो जिससे आप क्रिएट करते हो, मेंटेन करते हो, चेंज करते हो एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। वर्डिंग कॉमन थे इसलिए मैंने इसको एक ही में लेकर के ला दिया है। बाकी ये स्ट्रैटेजी जो है 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी है, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस। कुछ आप एक्टिविटीज अंडरटेक करते हो ताकि आप लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर बदल सको, मेंटेन कर सको, चेंज कर सको, है ना, आपके कुछ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्लेस के प्रति। उसके बाद सर आपका आता है इनलाइटेंड मार्केटिंग। इनलाइटेंड मार्केटिंग के अंदर आप क्या करते हो सर, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है। पहले तो आपको ये समझना है, जितनी भी मार्केटिंग अभी अपन देख रहे हैं ना, उन मार्केटिंग के अंदर से आप कोई भी मिक्स विक्स बना दो, है ना। जैसे कि आप इनोवेटिव मार्केटिंग कर रहे हो, कोई आपका इनोवेटिव फीचर है आपके प्रोडक्ट के अंदर, आप उसको मार्केट कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो वो एक तरीके से इनलाइटेंड मार्केटिंग हो जाएगी। आप वैल्यू मार्केटिंग कर रहे हो, आप सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग कर रहे हो, आप सोशल मार्केटिंग कर रहे हो, है ना। आप इनोवेटिव फीचर है, आपने इनोवेटिव फीचर्स भी बताया, उसके साथ एक सोशल आइडिया को भी प्रमोट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो इनलाइटेंड मार्केटिंग होगा। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना अपने, तो वो आपका एक तरीके से इनलाइटेंड मार्केटिंग रहेगा। बेसिकली आप इनोवेशन कर रहे हो, कुछ तो भी अपने आप इनोवेशन करके कुछ तो भी अपनी अलग मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी निकाल रहे हो, है ना। हो सकता है, अब जरूरी नहीं है ना जितनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हो उतनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है, और भी बहुत सारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप खुद भी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो अपने आप से, है ना। तो वो जो चीज़ आप बनाओगे खुद से या फिर और कहीं पे आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी मिलेगी ना, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी वो इनलाइटेंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। बेसिकली इतना समझ लो, ये जितनी भी अपन स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं इसके बाहर से कोई भी तीसरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी तुमको बताई जाती है ना, तो इनलाइटेंड मार्केटिंग के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ तो भी इनोवेशन कर रहे हो, कुछ तो भी तुम जुगाड़ उगाड़ कर रहे हो और खुद से जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, है ना, खुद से एक अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो एक तरीके से तुम्हारी इनलाइटेंड मार्केटिंग के अंदर जो है क्वालिफाई हो जाएगा सर। उसके बाद सर आपका आता है डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग आपका एक मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी है। डिफरेंशियल मार्केटिंग आपका एक मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर आपका फर्म डिसाइड करता है कि एक वो टारगेट करेगा सेवरल मार्केट सेगमेंट्स को, अलग अलग मार्केट सेगमेंट से, अलग अलग डिजाइन से सेपरेट ऑफर बनाएगा वो हर एक सेगमेंट के लिए, है ना। आप क्या करोगे डिफरेंशियल मार्केटिंग के अंदर, आप बहुत सारे जो है आपके सेवरल मार्केट सेगमेंट्स को जो है टारगेट करोगे और हर एक सेगमेंट के लिए आप जो है
अलग अलग जो है आप डिज़ाइन बनाओगे। से फॉर एग्जांपल आप जो है मोबाइल बेचने वाली कंपनी हो, है ना। अब मोबाइल बेचने वाली कंपनियों के अंदर अलग अलग सेगमेंट आते हैं। पहला एक सेगमेंट आ गया परफॉर्मेंस सेंट्रिक मोबाइल्स, दूसरा आपका एक सेगमेंट आ गया बजट वाले मोबाइल्स, तीसरा आपका सेगमेंट आ गया प्रीमियम वाले मोबाइल्स, है ना। तो आप हर तरीके के मोबाइल्स बनाते हो, लेकिन हर एक तरीके के जो आप मोबाइल्स बना रहे हो ना, उसको मार्केटिंग करने का तरीका अलग अलग रहेगा। अब जो गेमिंग वाले मोबाइल्स है, जो कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक मोबाइल्स होते हैं, उनको आप प्रीमियम मोबाइल्स बोल करके मार्केट नहीं कर सकते हो, आपको उनको गेमिंग मोबाइल्स बोल करके ही मार्केट करना पड़ेगा, है ना। और जो प्रीमियम मोबाइल्स रहेंगे आप उनको गेमिंग परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं बोल सकते, वो प्रीमियम है, उसके अंदर कुछ तो भी ऐसे फीचर्स रहेंगे, कुछ तो भी उसका लुक डिजाइन वगैरह ऐसा रहेगा जो कि प्रीमियम फील दे रहा है। तो आप उसको गेमिंग सेंट्रिक फोन बोल करके आप उसको मार्केट नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस सेंट्रिक बोल करके आप उसको मार्केट नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स है। बजट वाले फोन को आप प्रीमियम वाली मार्केटिंग नहीं लगा सकते जो प्रीमियम फोन को लगेगी, है ना, वो एक उसको अलग मार्केटिंग लगेगी, बजट वाले फोन को अलग मार्केटिंग लगेगी। तो आप सारी जो है आपके अलग अलग सेगमेंट्स है, इसके लिए आप अलग अलग मार्केटिंग के जो है तरीके बनाओगे, अलग अलग मार्केटिंग के ऑफर्स यहाँ पे आप तैयार करोगे। तो उसको अपन डिफरेंशियल मार्केटिंग बोलेंगे कि बेसिकली आप मार्केट को पूरी कवर करना चाहते हो। आप मोबाइल की मार्केट के अंदर हो, अलग अलग सेगमेंट्स में आपके फ़ोन बनते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए आप जो है अलग अलग मार्केटिंग के ऑफर्स लेकर के आओगे और पूरी मार्केट को जो है कवर करने की कोशिश करो। ये सर, तो ये आपका डिफरेंशियल मार्केटिंग रहेगा। एक और एक मार्केटिंग का अपन नीचे देखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। शायद उधर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अपने को जो है अगर अपन ने रेगुलर बैच अच्छे से किया तो ये कन्फ्यूजन जो है अपने को नहीं आएगा। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस उसके बीच में बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल मार्केटिंग अपने को सही से समझ में आ गया रहेगा। अपन आते हैं अगले मार्केटिंग की तरफ, जो कि है सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग के अंदर नाम से अपने को समझ में आ रहा है, आप कुछ तो भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हो। कोई तो भी चीज़ है जिसके अंदर सिंक मिसिंग है, आप उसके अंदर सिंक बिठाने की कोशिश कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अपन जो है सिनेमा जाते हैं, तो सिनेमा जनरली अपन कभी शाम में जाते हैं, है ना, अपन रात में जाते हैं, है ना। शाम में रात में जो है पीक टाइम रहता है सिनेमा जाने का, लेकिन सुबह के टाइम में देखोगे, दोपहर के टाइम में देखोगे ना, तो वहाँ पे सिनेमा में इतने लोग आपको मिलेंगे नहीं, है ना। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम पर जनरली लोग स्कूल्स वगैरह जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, है ना। तो धूप वगैरह रहती है बाहर, तो कोई इतना घर से बाहर निकलता भी नहीं है ना। तो बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से दोपहर में, सुबह के टाइम में आपको जो है सिनेमा के अंदर जो है इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती, इतने लोग देखने को नहीं मिलते। तो वहाँ पर जो है जनरली यहाँ पे जो है उधर डिमांड क्रिएट करने के लिए सिनेमाज ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऑफर्स निकाल के आते हैं कि भाई दोपहर में आओ, तुमको पॉपकॉर्न वगैरह फ्री में दे देंगे। जनरली ऐसा होता नहीं तो सब अपना इंडिया पूरा निकल जाएगा दोपहर के टाइम में मूवी देखने का। लेकिन वहाँ पर थोड़े से रेट सस्ते कर दिए जाते हैं। अगर 200 रुपये की टिकट है जो शाम में आपको रात में मिलेगी 200 रुपये की, तो उसी टिकट को 180-150 रुपये का कर दिया जाता है दोपहर के अंदर, या फिर 100 रुपये का कर दिया जाता है, कभी कभार 120 रुपये का कर दिया जाता है, डिपेंडिंग मूवी भी कौन सी है। अगर मूवी बहुत ज़्यादा हिट मूवी है तो दोपहर के टाइम पर भी जो है अच्छी खासी भीड़ होती है। लेकिन अगर मूवी इतनी नहीं है, डिसेंट मूवी है, तो उसको 120-150 रुपये भी लेकर के आया जाता है ना। वो तो यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यार एक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर सीजन है ना। हो सकता है सीजन है, आपको ये ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि सीजनल प्रोडक्ट है ना। तो वहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स आप ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो जिससे आप डिमांड के पैटर्न को अल्टर करने के लिए देख रहे हो, ताकि उस टाइम में, जिस टाइम पे डिमांड नहीं आ रही है ना, उस टाइम पे भी डिमांड आए। वहाँ पे आप अलग ऑफर्स बनाते हो, प्राइसेस कम करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो उसको अपन सिंक्रो मार्केटिंग बोलते हैं। पढ़ेंगे सर, व्हेन डिमांड इज इरेगुलर ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, कॉजिंग आइडल कैपेसिटी, जिसकी वजह से आइडल कैपेसिटी बच रही है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी यूज टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न। सिंक्रो मार्केटिंग को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप डिमांड के पैटर्न को आप अल्टर कर सको थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। आप क्या करो, प्राइसिंग वगैरह थोड़ी कम कर दो, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। प्रमोशन करो, कोई मूवी के स्टार वगैरह को प्रमोट करो, है ना। उसके साथ एक वीडियो शूट कर लो कि भाई वो मूवी का स्टार जो है दोपहर में जो है मूवी देखने जा रहा है ना। या फिर कोई क्रिकेटर के साथ तुम ऐसा जो है एक वीडियो शूट कर लो कि वो स्टार जो है क्रिकेट का जो प्लेयर वगैरह है वो दोपहर को मूवी देखने जा रहा है। उसको पूछो क्यों जा रहा है, तो उसको बोल दोपहर पे मेरे को मजा आता है। तो जो लोग उसको पसंद करने वाले लोग रहेंगे वो लोग बोलेंगे हम भी दोपहर में जाएंगे, अभी दोपहर में जा रहा है, तो है ना। तो कुछ भी आप प्रमोशन वगैरह करो बेसिकली, या फिर आप कोई भी अदर इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड वगैरह दो। पॉपकॉर्न फ्री दे दिया, कोई आइस टी वगैरह निकल के आइस टी वगैरह फ्री दे दी जो भी दोपहर के टाइम पे आएगा पिक्चर देखने को, है ना। तो वो आप अदर इंसेंटिव्स वगैरह भी दे सकते हो। उसके बाद सर आपकी अगली मार्केटिंग की स्ट्रेटजी आती है, वो आती है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, अगेन ये भी मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है। थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो विद डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, बट मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे बता दूंगा। इन विच द फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर। आप क्या करते हो, एक लार्ज शेयर ढूंढते हो, है ना, एक लार्ज शेयर ढूंढते हो और उसके बिहाइंड आप जो है चले जाते हो। आप कोशिश करते हो कि उसी लार्ज मार्केट की तरफ, एक लार्ज शेयर की तरफ जो है, लार्ज मार्केट शेयर की तरफ भी आप जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहो, फोकस्ड रहो। और वन ऑफ अ फ्यू सब मार्केट, आप क्या करते हो, एक मार्केट ढूंढते हो,
आप क्या करते हो, एक मार्केट ढूंढते हो और उस मार्केट के अंदर आप एक सब मार्केट ढूंढते हो। ऊपर डिफरेंशियल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको एग्जांपल याद रहेगा जो कि मैंने अभी आपको दिया कि आप फोन्स की इंडस्ट्री में हो, आप फोन के मार्केट में हो, अलग अलग सेगमेंट बनते हैं। आपका परफॉर्मेंस सेंट्रिक जो है फ़ोन बनता है, एक प्रीमियम सेगमेंट का एक फ़ोन बनता है, बजट सेगमेंट का एक फ़ोन बनता है ना, अलग अलग सेगमेंट बनते हैं और आपकी कंपनी सारे सेगमेंट्स के फ़ोन बना रही है। तो हर एक सेगमेंट्स के लिए उसकी ऑफर्स अलग अलग रहेंगी, मार्केटिंग करने के तरीके अलग अलग रहेंगे, तो वो डिफरेंशियल मार्केटिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप फोन्स की इंडस्ट्री में हो, है ना, आपकी कंपनी फ़ोन बनाती है, लेकिन आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन बनाती है, ना ही वो बजट सेगमेंट को टारगेट कर रही है, ना ही वो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रही है, वो वाले सेगमेंट के फ़ोन्स बनाती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फ़ोन्स बनाती है जो कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक रहती है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ तो एसस के फ़ोन्स आते हैं, अगर आपको आपको पता रहेगा तो आपने जनरली एसस का नाम जो है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, है ना, उन सब जगहों पे सुना रहेगा, लेकिन एसस के फ़ोन भी बनते हैं, है ना, एसस के फ़ोन भी बनते हैं। और एसस के जो एसस फ़ोन बनाता है ना, वो जनरली गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन बनाता है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन बनाता है। उसका फोकस नहीं रहता है कि मैं प्रीमियम दूंगा, मैं बजट दूंगा, नहीं, उसका फोकस रहता है अपने प्रोसेसर के ऊपर कि मैं अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन दूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन दूंगा। तो वहाँ पे वो जो है सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में फोकस कर रहा है, एक सब मार्केट ढूंढा है उसने, फ़ोन की मार्केट है, उसके अंदर एक सब मार्केट ढूंढा है कि यार मैं गेमिंग वाले फ़ोन बनाऊंगा, परफॉर्मेंस वाले फ़ोन बनाऊंगा, और सिर्फ वही सेगमेंट का है, वही सेगमेंट में ध्यान दे रहा है। और बाकी कोई सेगमेंट में वो कुछ अपने जो है फ़ोन्स वगैरह बना ही नहीं रहा है, बाकी वाले सेगमेंट्स में वो ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, उसी एक सेगमेंट को लेकर के वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, उसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जो वो एक ही सेगमेंट जिसके अंदर वो फोकस है, उसी के लिए वो जो है मार्केटिंग वगैरह करेगा, उसी पे वो ध्यान देगा, उसी पे फोकस करेगा। इसको अपन दूसरे तरीके से देखें तो इसको अपन नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं, है ना। नीश अपन ने जो है समझा हुआ है, अगर अपने रिसेंट लेक्चर्स देखे रहेंगे चैप्टर 3 के, तो उसके अंदर अपन ने नीश को समझा था। नीश बेसिकली एक छोटा सा शेयर रहता है, एक छोटा सा आपका पार्ट रहता है मार्केट का, जिसको आप टारगेट करते हो, है ना। इतना बड़ा नहीं रहता, बट फ्यूचर में जाकर के वो बड़ा हो सकता है, ग्रोथ का पोटेंशियल उसके अंदर होता है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में जो है आपको समझ में आ चुकी रहेगी। उसके बाद सर आपका आता है सर डी मार्किंग। लास्ट आपका मार्केटिंग का स्ट्रेटजी अपने जो बुक के अंदर दिया हुआ है वो आता है डी मार्किंग। डी मार्किंग के अंदर आप क्या करते हो, टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली आप आपके डिमांड को जो है कम करते हो, है ना। या तो टेम्परेरीली आप उस डिमांड को शिफ्ट कर रहे हो, कम कर रहे हो, या फिर परमानेंटली आप उसको जो है कम कर रहे हो। एम इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय, बट थोड़ा सा आपको डिमांड को कम करना है या फिर उसको शिफ्ट करना है। आपको आपने नया प्रोडक्ट हो सकता है लॉन्च किया हुआ हो, तो आप चाहते हो कि यार अब लोग जो है पुराना वाला प्रोडक्ट छोड़ करके नए वाले प्रोडक्ट की तरफ जाए, है ना। तो उसके लिए आप जो है पुराने वाले प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग वगैरह है, उसका जो सप्लाई है, उसको आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हो, ताकि लोग स्विच करें हमारे नए प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप जो है डिमार्किंग की जो है डिमार्किंग की जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है अपनाते हो सर। तो मेरे ख्याल से जितनी भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपन ने देखी वो आपको क्लियर रहेगी। एंड उसके बाद अपन जो है आगे बढ़ते सर। आगे अपना जो है लास्ट जो ड्राइवर आ रहा है, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर जो आ रहा है, वो है हमारा आ रहा है चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारे, हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। हमारे जो चैनल्स रहते हैं, अलग अलग चैनल्स रहते हैं। May 24 के अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। सबसे पहला चैनल आ रहा है आपका सेल्स चैनल। सेल्स चैनल के अंदर सर आपका जो है आपके अंदर, आपके सेल्स चैनल के अंदर वो सारे इंटरमीडिएटरीज आ जाएंगे जो कि इन्वॉल्व रहते हैं आपके प्रोडक्ट को बेचने में, है ना, थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड कस्टमर, है ना, अल्टीमेटली टू द एंड कस्टमर। बेसिकली आपका जो भी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपका अमेजोन, है ना, मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे को एक सर्टन गुड्स खरीदना है, से फॉर एग्जांपल मेरे को मोबाइल खरीदना है ना। मुंबई में एक रिटेल की दुकान है, वहाँ पर मेरा ऑर्डर प्लेस किया जाता है वाया अमेजोन, है ना। अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन ने मुंबई की एक कंपनी है, मुंबई में मतलब बेसिकली उनका वेयर हाउस है। से फॉर एग्जांपल मैंने वीवो का फ़ोन परचेस किया, है ना, तो वीवो का फ़ोन जो है मुंबई में बनता है, से फॉर एग्जांपल। तो वीवो वालों के पास मेरा ऑर्डर पहुंचा, लेकिन वीवो वाला का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर फुलफिल कौन करेगा, वो अमेजोन फुलफिल करेगा। बिकॉज मैंने वाया अमेजोन में गया, अमेजोन पे मैंने वीवो का एक मेरे को फ़ोन पसंद आया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, है ना। तो अमेजोन ने क्या किया, वीवो के पास उस फ़ोन को जो है, वीवो से उस फ़ोन को कलेक्ट किया और मेरे तक उसको जो है उस फ़ोन को पहुँचाया। तो यहाँ पर जो है अमेजोन मेरा सेल्स चैनल रहेगा कि मैंने अमेजोन पे मेरे प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसके वाया मेरे कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेज किया, है ना। तो यहाँ पे अमेजोन मेरा एक इंटरमीडिएटरी हो गया, जिसने जो है, जो कि मेरा एज ए सेल्स चैनल वहाँ पे एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसने किसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जिससे अपना प्रोडक्ट जो है अपन एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सके। वीवो को अपना प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना था, लेकिन वीवो मैन्युफैक्चरर है ना, वीवो को अपने प्रोडक्ट्स को जो है अमेजोन को देना पड़ता है। बाकी सारे अपने जो होलसेलर्स है, जो एजेंट्स है, डीलरशिप जिनके पास है वीवो की, उनको देना पड़ता है, जिससे उनके प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचेंगे, है ना। तो वो जो लोग बीच में आ रहे कस्टमर को जो गुड्स पहुंचा रहे हमारे, बेच रहे, वो सारे हमारे वीवो के लिए इंटरमीडिएटरीज रहेंगे, वो उनके सेल्स चैनल रहेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आई होप ये
पॉइंट आपको समझ में आ रहेगा। उसके बाद सर आता है आपका अगला चैनल प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल के अंदर आपके बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज आ जाएंगे जो कि फिजिकली हैंडल करते हैं आपके प्रोडक्ट को ऑन इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू योर एंड यूजर। से फॉर एग्जांपल अपन ने अमेजॉन पे ऑर्डर प्लेस किया, यही फ़ोन वाले एग्जांपल की मैं बात करूँ तो अमेजॉन ने क्या किया, वीवो से अपने फ़ोन कलेक्ट किए, है ना, वीवो से अपना फ़ोन कलेक्ट किया और जा करके दे दिया फेडेक्स वालों को। फेडेक्स क्या अपनी एक कुरियर की एजेंसी है जो कि गुड्स को कुरियर करके अपने लोगों तक पहुंचाती है। या फिर मैंने ब्लू डार्ट को दे दिया, या फिर मैंने एक्सप्रेस बीस को दे दिया। बहुत सारे आपके जो है कुरियर वाली कंपनी है इसके नाम है। मेनली आपका जो है फेडेक्स का जो मेरे दिमाग में नाम आ रहा है, तो फेडेक्स के पास जो है वो वीवो का फ़ोन पहुंचा दिया गया। अब फेडेक्स जो है उसको मेरे तक वो गुड्स को जो है लेकर के आएगा, मेरे तक उस फ़ोन को लेकर के आएगा। तो बेसिकली फेडेक्स क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है उस गुड को थ्रू आउट इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर। बेसिकली अमेजॉन प्रोड्यूसर से नहीं, बेसिकली अमेजॉन जिधर से उसने अपने गुड्स को कलेक्ट किया, जहाँ से उसने गुड्स को कलेक्ट किया वहाँ से लेकर के उसने मेरे घर तक उस गुड्स को लेकर के आया। तो बीच पे उसने फिजिकली उस गुड्स को हैंडल किए, अपने ट्रांसपोर्ट जो भी गाड़ी वगैरह पे वो जिसमें भी लेकर के आ रहा होगा उसके अंदर अपने उसको गुड्स को लोड किया, उसको हैंडल करते हुए उसने मेरे तक डिलीवर किया। तो वो मेरा बेसिकली प्रोडक्ट चैनल रहेगा। फेडेक्स वगैरह, ब्लू डार्ट वगैरह, ये भी जो कुरियर सर्विस की एजेंसीज रहती है, ये सारे हमारे प्रोडक्ट चैनल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद सर आपका लास्ट चैनल होता है सर्विस चैनल। यहाँ पे भी अपन ने एक एग्जांपल दिया हुआ था कि से फॉर एग्जांपल मैंने अमेजॉन पे गया, अमेजॉन पे जाकर के मैंने एक साइकिल ऑर्डर करी। तो जब साइकिल मेरे घर पर डिलीवर हुई तो पार्ट पार्ट में डिलीवर हुई, है ना, एक सिंगल पीस में साइकिल डिलीवर नहीं हुई, अलग अलग पार्ट्स उसके डिलीवर हुए मेरे घर के अंदर। तो मैंने जो है अमेजॉन पे कॉल लगा के पूछा, भाई मैंने तो साइकिल ऑर्डर की थी तो तुमने साइकिल के पार्ट्स भेजे। तो उन्होंने बोला सर ऐसे ही हम लोग जो है इस ऑर्डर को डिलीवर करते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी तरफ से एक टेक्नीशियन आएगा, वो आपकी साइकिल को इंस्टॉल करके देकर जाएगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जो है ज़रूरत नहीं है सर। तो फिर उसने जो है अपने घर मेरे को जो है वो सर्विस दी, है ना, साइकिल को जो है फिट करने की, जो है इंस्टॉल करने की सर्विस दी। तो वो सर्विस ज़रूरी थी, क्यों ज़रूरी थी, ताकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू मेंटेन की जा सके, नहीं तो मैं साइकिल चला ही नहीं सकता, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए, मेरे को साइकिल चलवाने के लिए अमेजोन ने एक बंदा मेरे घर पे भेजा जो कि साइकिल को जो है मेरे को फिक्स करके देगा, मेरे को पूरा अटैच करके इंस्टॉल करके देगा। तो वो मेरे सर्विस चैनल के अंदर जो है वो बंदा जो मेरे घर पे आ रहा है वो मेरे सर्विस चैनल के अंदर आ जा रहा है, जो कि मेरे को आकर के सर्विस दे रहा है। सर्विस टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट दैट आर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कि आपका साइकिल, हर एक बंदे को साइकिल फिट करने नहीं आएगी, है ना। कुछ लोग रहेंगे जो कि जुगाड़ माइंडसेट है, जो कि कैसे ना कैसे करके साइकिल को जो है खुद से जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है उसका इंस्टॉलेशन। तो जो जिस प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स रहता है उसके लिए आपको कुछ सर्विसेज देनी पड़ती है ना। जब आप सर्विसेज दोगे तभी उस प्रोडक्ट का वैल्यू मेंटेन हो पाएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इधर तक का पार्ट आपको क्लियर रहेगा। अपन ने स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स थे, है ना, वो अपन ने पूरे देख लिए। 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स अगर आप देख सकते हो तो सबसे पहले इंडस्ट्री एंड मार्केट्स देखा, फिर कस्टमर्स देखे, प्रोडक्ट एंड सर्विस देखा, एंड लास्ट में अपन ने चैनल्स के बारे में देखा। अब अपन सर आगे बढ़ते, हमारे रिवीजन को आगे लेकर के जाते, चैप्टर 3 के रिवीजन को आगे लेके जाते। तो उसके बाद सर अभी अपन जो है जो चीज़ डिस्कस करने वाले वो देखने वाले सर अपन कैसे कोर कंपिटेंसी जो है बिल्ड कर सकते हैं, क्या रोल मेरे रिसोर्सेज का एंड कैपेबिलिटीज़ का होता है मेरी कोर कंपिटेंसीज को बिल्ड करने में। सबसे पहले कंपिटेंसी को समझते हैं कि कंपिटेंसी होती क्या है सर। तो कंपिटेंसी को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। कंपिटेंसी याद रखना, कभी भी एक सिंगल स्किल या फिर सिंगल टेक्निक नहीं हो सकती है। आपका जब स्किल्स एंड टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन आप करोगे ना, तब आपके लिए एक कंपिटेंसी बन करके आएगी, रादर देन इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक। देयरफॉर कोर कंपिटेंसीज cannot be built on one capability. We should consider it as a sum of 5 to 15 areas of developed expertise. Major core competencies are identified in 3 areas. कौन से वो 3 areas है? सबसे पहला आपका competitor differentiation, दूसरा आपका customer value, एंड तीसरा आपका application of competencies. जो भी आपके competencies, आपके जो भी आपके पास competencies है वो पूरे आपके organization as a whole के ऊपर applicable होना चाहिए। यानी कि जो benefits आपको उससे मिल रहे हैं वो पूरे organization को मिल रहे हैं, कोई certain specific department को नहीं मिल रहे हैं benefits, पूरे organization को उसके benefits मिल रहे हैं, तो ही वो आपकी core competency मानी जाएगी। कस्टमर वैल्यू मतलब क्या सर, तो आपका कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को वैल्यू देना चाहिए, है ना। कस्टमर एवं ऐसे आपका आकर के प्रोडक्ट नहीं उठा रहा है, वो कुछ तो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर खास बात देख रहा है जो कि उसको लग रहा है कि बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है ना। तो वो वैल्यू दे रहा है आपके प्रोडक्ट को, वो वैल्यू को देख करके आपके प्रोडक्ट को उठाना चाहिए। कुछ तो भी कस्टमर के लाइफ पे उस प्रोडक्ट का रियल इंपैक्ट होना चाहिए। और कंप्यूटर डिफरेंशिएशन, बेसिकली आप जो भी आपका प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हो, फिर जो भी आपकी सर्विस वगैरह आप डिलीवर कर रहे हो, वो थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर से अलग होनी चाहिए, है ना। तो ये बात आपको समझनी है। इन 3 एरियाज के अंदर आप आपकी कोर कंपिटेंसीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। या तो आप यूनिक बना रहे हो, या तो आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि क्या है सर, बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल है आपके कस्टमर के लिए, और जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है एप्लीकेबल है सर।
कोर कंपिटेंसीज आर क्रिएटेड बाय सुपीरियर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। आप क्या करते हो सर, आपके जो भी टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी आपके रिसोर्स रहते हैं, उनका आप सुपीरियर इंटीग्रेशन करते हो, साथ में आप सबको इंटीग्रेट करते हो सर। दे रिप्रेजेंट डिस्टिंक्टिव स्किल्स एज वेल एज इंटेंजिबल, इनविजिबल, इंटेलेक्चुअल असेट्स एंड कल्चरल कैपेबिलिटीज। अब आप बोलोगे सर ये कल्चरल कैपेबिलिटीज क्या है, तो कल्चरल कैपेबिलिटीज यानी कि सर एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप आपके चेंज को मैनेज कर सकते हो, आप आपके चेंज में कोई भी जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उनसे आप सीख सकते हो, और आप टीम में एक साथ जो है काम कर सकते हो, टीम वर्किंग जो है आप कर सकते हो। इस एबिलिटी को अपन कल्चरल कैपेबिलिटी बोलते हैं, जो कि आपको आपकी कोर कंपेटेंसी से जो है मिलती है सर। कोर टेक्नोलॉजिकल आपका जो कंपेटेंसी है वो आपके कॉर्पोरेट एसेट रहते हैं, एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, तो इस लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद सर अपन आते हैं सर अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट के सर अंदर अपन ये बोल रहे हैं कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को अगर आपको आपकी कोर कंपेटेंसी बताने हैं ना, अगर आप बोल रहे हो करके आपके पास कुछ सर्टेन कैपेबिलिटीज है, से फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो करके आपका जो आर&डी का टीम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका आर&डी का टीम बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, या फिर जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी को आप कोर कंपेटेंसी कब बोलोगे? वो कैपेबिलिटी को आप कोर कंपेटेंसी तभी बोल पाओगे जब आप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हो। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर आपकी कैपेबिलिटी खरी उतरती है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपकी कैपेबिलिटी जो है पूरे अपने जो है मार्क्स, अपने जो है टिक मार्क ले रही है, तो वहाँ पर जो है आपकी जो है वो फिर उसको अपन कोर कंपिटेंसी बोल सकते हैं। क्या है सर वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सबसे पहले आपका जो कैरेक्टर, जो आपका कैपेबिलिटी है वो वैल्यूएबल होना चाहिए सर। वो कैसा होना चाहिए? वो वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल मतलब क्या सर? वैल्यूएबल मतलब कि कुछ ऐसे आपकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो कि आपके फर्म को मदद करेगी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने में, जो कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, जहाँ पे भी आपकी जो भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए आपको मदद करेगी, तो आपके लिए वो कैपेबिलिटी वैल्यूएबल कहलाई जाएगी। वो जो कैपेबिलिटी है वो रेयर होनी चाहिए। रेयर मतलब क्या कि आपके कंप्यूटर के पास वो नहीं होनी चाहिए। अगर सेम कैपेबिलिटी आपके कंप्यूटर के पास भी है तो वो आपकी वो आपकी कोर कंपिटेंसी कभी नहीं कहलाई जाएगी। हटके होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, तभी आपके लिए वो कोर कंपिटेंसी कहलाई जाएगी। कॉस्टली टू इमिटेड होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आराम से उस कैपेबिलिटी को कॉपी नहीं करते आना चाहिए, है ना। कोई भी आकर के ऐरा गैरा उसको कॉपी कर लेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर, फिर वो आपकी कोर कंपिटेंसी रहेगी नहीं। यूनिक होनी चाहिए, यूनिक तब तक रहेगी वो जब तक उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये बात अपने को याद रखना है कि उसको जो है आपका जो कंप्यूटर है आसानी से कॉपी नहीं कर सकता है। और लास्ट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए आपकी कैपेबिलिटी, यानी कि उसका कोई भी स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए सर। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए सर वो आपका कैपेबिलिटी, कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कैपेबिलिटी फुलफिल करती है तो वो आपकी कोर कंपिटेंसी कहलाई जाएगी सर। उसके बाद सर आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है सर। अगला क्वेश्चन आपको ये आ रहा है कि कैसे आप आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, कोर कंपिटेंसी से अपने को क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। बेसिकली आपके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है जिससे आप आपके कंप्यूटर से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, है ना। आपके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है जो कि ऊपर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अभी अपन ने पढ़े, ये सारे जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अपन ने पढ़े, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रही है आपकी कैपेबिलिटीज, तो बन रही है आपकी कोर कंपिटेंसीज। इन कोर कंपिटेंसी का ये मतलब है कि ये कुछ ऐसे कंपिटेंसी है जो कि आपके कंप्यूटर के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, तो आपको कुछ उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उस बेनिफिट से आप आपके कंप्यूटर से आगे रह पा रहे हो, उसको हरा पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? एक एडवांटेज मिल रहा है। उस एडवांटेज को अपन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये कब तक सस्टेन करेगा, कब तक मैं ये बेनिफिट जो है उठा पाऊंगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो अगेन 4 आपको जो है हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स बता रहे हैं। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन करेगा, कब तक आप वो बेनिफिट्स जो है ले पाओगे, है ना। ये 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहेगा। सबसे पहला आपका जो फैक्टर आएगा ड्यूरेबिलिटी, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, तीसरा इमिटेबिलिटी एंड चौथा आपका अप्रोपेबिलिटी। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर आपका जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सस्टेनेबिलिटी जो है डिपेंडेंट रहेगा। सबसे पहला आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिस भी कैपेबिलिटी से आ रहा है ना, वो कैपेबिलिटी आपकी ड्यूरेबल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एकदम थोड़े टाइम के लिए वो कैपेबिलिटी है आपके पास, ऐसा होना चाहिए कि वो कैपेबिलिटी आपके पास एक लंबे समय तक है। अगर वो कैपेबिलिटी आपके पास लंबे समय तक है तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी आपको लंबे समय तक जो है मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो भी कैपेबिलिटी है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है ना, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। डिपेंड, और ये जो ड्यूरेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिपेंडेंट है ऑन द रेट ऑफ विच फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी डिट्रॉइट्स। कितने जल्दी आपके फर्म के रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज जो है खत्म हो रहे हैं, है ना। इंडस्ट्री वेयर रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे इनोवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जो आपके प्रोडक्ट के पेटेंट्स है ना वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे। अपन ने एक प्रोडक्ट का पेटेंट बनाया, है ना, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई उस टेक्नोलॉजी का अपन ने पेटेंट वगैरह करवा के रखा है, कोई इस टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करेगा। लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ना, तो जो वो पुरानी टेक्नोलॉजी का पेटेंट अपन ने लेके रखा है वो अभी अपने किसी काम का ही नहीं रहेगा, है ना।
तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए सर, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है जिसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, जो भी आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, इजीली ट्रांसफर करते नहीं आना चाहिए। अगर इजीली आपके कंप्यूटर के बीच में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे अपन ने नट्टू काका और बाघा एग्जांपल लिया था कि जेठालाल और नट्टू काका बाघा का झगड़ा हो गया, नट्टू काका और बाघा ने जेठालाल के इधर काम छोड़ दिया, किसी दूसरी दुकान में जाकर काम पकड़ लिया। तो जेठालाल का मतलब कितना आसान था, क्योंकि एक नया कंप्यूटर आया, थोड़ी सी डरा डाली और उस जेठालाल के नए जो पुराने आपके कामगार लोग थे नट्टू काका और बाघा, उनको अपने साथ लेकर के चलेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आसान रहेगा आपके रिसोर्सेज जिनके बेसिस पे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है उनको ट्रांसफर करना, उतना जल्दी आपका जो है बेनिफिट है, एडवांटेज है, वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इट इज़ लाइकली टू बी इरोडेड बाय कंपिटिटर फ्रॉम इरोडेड बाय कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स, ईजियर इट इज़ टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन कंपनीज, लेस सस्टेनेबल विल बी द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जितना आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो उतना जो है आपका लेस जो है वो सस्टेनेबल रहेगा सर। तीसरा जो फैक्टर आपका आ रहा है वो आ रहा है इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि जितना आसानी से आपका कॉम्पिटिटर वो कैपेबिलिटीज वो रिसोर्सेज जिनसे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है उन रिसोर्सेज को उन कैपेबिलिटीज को जितना आसानी से वो कॉपी कर सकता है उतना जल्दी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है खत्म हो जाएगा। और अप्रोप्रिएबिलिटी के अंदर सर आपको जो है आपका जो भी आपका रिसोर्स है, जो भी कैपेबिलिटीज है, उससे आपने डिसेंट जो है अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट करना रहेगा सर। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको डिसेंट रिटर्न जो है आपको उससे जो है मिलता रहना चाहिए, डिसेंट बेनिफिट्स आपको मिलते रहना चाहिए। आपके पास है तो सही कैपेबिलिटीज रिसोर्सेज है, लेकिन उससे आपको जो है डिसेंट बेनिफिट भी मिलते रहना चाहिए। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके आसपास का कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता रहना चाहिए, तभी वो आपके लिए जो है ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करेगा। अगर आपको बेनिफिट जो है कम मिल रहे हैं ना, एकदम ना के बराबर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो कब तक मिलते रहेंगे? ना के बराबर कम एकदम बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो थोड़ा ना ज़्यादा टाइम तक मिलते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे थोड़े टाइम में। अगर अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो चलेंगे, मिलते रहेंगे ना आपको अच्छे खासे टाइम तक बेनिफिट्स। तो अपने को ध्यान में रखना है कि आपका आपसे आप मतलब आपका जो है आपका जो भी कैपेबिलिटी है जिसके बेसिस पे आपको जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है उससे आप अच्छे तरीके से जो है रिटर्न वगैरह जो है अर्न कर सकते हो सर। तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाला पार्ट, कोर कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट यहाँ पे आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद सर अपन ने माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज देखने को शुरू की थी। अगर आप आपके ये नोट्स देखोगे, हैंड रिटन नोट्स देखोगे, तो इसके अंदर अपन ने जो है यहाँ पे एक 2 पेज का चार्ट बनाया हुआ है ना। बुक को अपन ऐसे रोटेट करेंगे हॉरिजेंटली, 2 पेज का अपन लेकर के पार्ट लेकर के उसके अंदर नीचे ऊपर चार्ट बना लेंगे। एक ही चार्ट रहेगा वो, लेकिन अपन बुक को जो है ऐसा घुमा करके लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं इसको रोटेट वगैरह नहीं कर पाऊंगा, जूम वगैरह नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने जो नॉर्मल हैंड रिटन नोट्स, अपने जो ये रेगुलर बैच के नोट्स है, उससे मैं ये पार्ट आपको जो है रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आप लोग जब खुद से रिवाइज करोगे तो ये हैंड रिटन नोट्स का बना लेना। आप आपके फ़ोन से इसको बनाओगे या फिर जैसे भी बनाओगे तो आप इसको रोटेट वोटेट जूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेक्चर के अंदर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो सेटिंग वगैरह मेरा जो रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से पढ़वा रहा हूँ, मेरे रेगुलर बैच के नोट से पढ़ा रहा हूँ। आप लेकिन पढ़ते वक्त ये 2 पेज का चार्ट रहेगा, इस 2 पेज के चार्ट से ही पढ़ना। उसको ऐसे बुक को अपनी रोटेट करना और उसको हॉरिजॉन्टल में जो है 2 पेज का चार्ट जो है नीचे ऊपर लेकर के जो है बना लेना, ठीक है। समझ जाओगे, तुम देखोगे तो इस चार्ट को समझ जाओगे। मैं उसको जो है मेरा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का मतलब मेरे को दिक्कत आएगा, इसके लिए मैं इसको रेगुलर बैच के नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले सर अपन ने माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज के अंदर सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखी थी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को सर आप कैसे अचीव कर सकते हो? सर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अंदर आप जो है सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले आप आपकी डिमांड का प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग करोगे। दूसरा, आप आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे। तीसरा, आप आपके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को अचीव करोगे। चौथा, आप क्या करोगे? स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। पांचवा, आप आपकी कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे जिससे आपकी कॉस्ट कम हो, जिससे आपका पैसा बचे। और डिफरेंशिएशन आपने बिल्कुल नहीं करना है, रेजिस्टेंस आपने शोकेस करना है डिफरेंशिएशन के प्रति, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आप जो है आपको ध्यान में रखने हैं। 6 पॉइंट्स की मदद से आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है अचीव कर सकते हो सर। उसके बाद सर आपके एडवांटेजेस क्या रहेंगे सर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का? तो राइवलरी के टर्म्स में आपको एडवांटेज मिलेगा कि प्राइस वॉर वगैरह नहीं होंगे। बायर्स के टर्म्स में आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि बायर आपके कॉस्ट लीडर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, ऑलरेडी सस्ता दे रहा है, ज़्यादा नेगोशिएशन हो नहीं पाएगा वहाँ पे। सप्लायर जो है आपका जो है सप्लायर से आप ग्रेटर प्राइस ऑब्जॉर्ब जो है ये कर सकते हो। अगर सप्लायर ने प्राइस को बढ़ा भी दिया, थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया, तो आप उसको ऑब्जॉर्ब कर सकते हो क्योंकि आपके पास जो है प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो आप एक सस्ते दाम पे बना रहे हो। एंट्रेंस के लिए एक बैरियर की तरह काम करेगा, लो कॉस्ट आपकी जो है बैरियर की तरह काम करेगी। और सब्सटीट्यूट वगैरह जो है आपको जो है यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूट वगैरह आपको जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट से थ्रेट नहीं मिलेगा, है ना। थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे, तो आपको सब्सटीट्यूट से थ्रेट नहीं मिलेगा बिकॉज आप ऑलरेडी सस्ता दे रहे हो, है ना। तो उससे सस्ता कोई और सब्सटीट्यूट है नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वही सबसे सस्ता है, तो आप कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढने जा ही नहीं सकते। तो ये बात आपका जो है यहाँ पे एक बेनिफिट में
मिलेगा सर आपको। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अंदर, तो सबसे पहला आपका जो है कोई भी आसानी से इमिटेट कर सकता है ये स्ट्रैटेजी को। दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अगर आपको नहीं मिले तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तीसरा, लॉन्ग रन में तो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करने वाली है। और चौथा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होते हैं है ना, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे लिए खतरा है, बिकॉज हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी कॉस्ट जो है बढ़ते जाएगी, हमको पैसा बहुत ज़्यादा हमको खर्चना पड़ेगा उसके लिए। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे लिए जो है एक खतरा है। उसके बाद सर अपन आते हैं सर अगली स्ट्रैटेजी की तरफ। अगली स्ट्रैटेजी हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ये ब्रॉड मास मार्केट को आप टारगेट करते हो, कैसे आप आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हो। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से बताना मेरे को मतलब यहाँ पे को नहीं लगता मतलब किसको भी दिक्कत रहेगी। कुछ तो भी आपको यूनिक चीज़ करना है, इनोवेशन करना है, क्रिएटिविटी लेकर के आनी है और उस क्रिएटिविटी के बेसिस पे आपको आपका प्राइस सेट करना है। तो कैसे आप आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हो, तो सबसे पहले आप यूटिलिटी ऑफर करो, मैच करो आपके कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, है ना। अच्छी यूटिलिटी ऑफर करो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स बनाओ जो कि कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैच करे। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को जो है बढ़ाओ, एलिवेट करो, इंप्रूव करो। प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी आप दे रहे हो एकदम हाई क्वालिटी के दो। इनोवेशन जो है रैपिडली करो, ब्रांड इमेज को अपनी बढ़ाओ, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ, बिकॉज आपका जो कस्टमर है वो आपकी ब्रांड के वैल्यू को, ब्रांड के वर्थ को देख करके आ रहा है, ब्रांड नेम को देख करके आ रहा है। फिक्स करो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स जो भी आपने उसके अंदर रखे हुए हैं। उसके बाद सर आपके एडवांटेजेस क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के, तो राइवलरी के टर्म्स में अगर अपन बात करें तो आपकी जो ब्रांड लॉयल्टी रहती है, लोग आपके जो कस्टमर्स रहते हैं वो आपके ब्रांड के प्रति लॉयल रहते हैं, सिर्फ आपके ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एज ए सेफगार्ड आपकी तरह आपके लिए काम करेगा। बायर्स के इसमें अगेन नेगोशिएशन इतना नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जो है मतलब अच्छे अमीर लोग हैं, हाईफाई लोग हैं, वो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं, तो इतना नेगोशिएशन ऑब्वियसली बात है नहीं करेंगे। सप्लायर से अगेन वही अपन जो है, अगर सप्लायर ने प्राइस बढ़ा भी दिया तो अपन उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हमने थोड़ा 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज किए गुची वगैरह के टी शर्ट के लिए, तो सामने वाला बंदा देगा, बिकॉज वो अमीर बंदा है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर के चीज़ को खरीदे, क्योंकि वो ब्रांडेड चीज़ लेना चाहते हैं। तो अगर हमारे सप्लायर ने थोड़ा सा रेट बढ़ा भी दिया तो हमको कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी, हम लोग उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर सकते। सामने हमारे कस्टमर से वसूल करेंगे, वो खुशी खुशी देने के लिए तैयार रहेगा, बिकॉज हम उसको ब्रांडेड आइटम दे रहे हैं, ब्रांड वैल्यू हमारा अच्छा है, ब्रांड इमेज हमारा अच्छा है। ऊपर भी हमने ये लिखा है कि ब्रांड इमेज ब्रांड वैल्यू अच्छा अपना बढ़ाओ। उसके बाद एंट्रेंस करें, जो भी हम लोग इनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, जो भी यूनिक फीचर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, वो एज अ बैरियर काम करेंगे। सब्स्टिट्यूट वगैरह प्रोडक्ट जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। नॉर्मल टी शर्ट रख दो, सामने गुची की टी शर्ट रख लो तो ऑब्वियसली कोई गुची की टी शर्ट ही उठाएगा, बिकॉज गुची ब्रांड है ना, क्वालिटी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है बाकी नॉर्मल टी शर्ट से अलग होगी, है ना। उसका डिज़ाइन, कंसेप्ट, लोगो वगैरह सब कुछ मतलब उसका वैल्यू है एक, है ना। तो वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं रहेगा आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है सर, डिसएडवांटेजेस ये कि आपका यूनिकनेस अगेन कॉपी वगैरह हो जाएगी, आप ज़्यादा टाइम तक उसको ये नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करोगे तो कस्टमर क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ देगा। और कस्टमर ने अगर आपके प्रोडक्ट को इज्जत नहीं दी, वैल्यू को इज्जत नहीं, जो भी इनोवेशन आप कर रहे हो, जो भी फीचर्स लेकर के आ रहे हो, उसको इज्जत अगर आपके कस्टमर ने नहीं दी, तो फिर आपका जो है ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा सर। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी आपको क्लियर रहेगी। यही दो स्ट्रेटजी को अपन आगे फिर से रिपीट करने वाले फोकस स्ट्रेटजी के अंदर। बस से ऊपर अपन ने ये लिखा था कि अपन ब्रॉड मास मार्केट को एम कर रहे थे, फोकस स्ट्रेटजी के अंदर अपन एक नैरो मार्केट को टारगेट करने वाले। ऊपर दोनों जगह पे अपन ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के अंदर क्या किया था, ब्रॉड मास मार्केट को टारगेट किया था। फोकस स्ट्रेटजी के अंदर अपन क्या करेंगे, नैरो मार्केट को टारगेट करने वाले। तो नैरो मार्केट को टारगेट करेंगे, एक छोटा सा नीच रहेगा, नैरो मार्केट रहेगा, छोटा सा मार्केट रहेगा, उधर ही अपन जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे। वहाँ पर अपन अपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी या फिर कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी जो है अपना सकते हैं सर। तो यहाँ पर आता है आपका दो स्ट्रेटजी, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपका जो टारगेट रहता है, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नैरो मार्केट आपका यहाँ पे टारगेट रहता है। यहाँ पे फर्म फॉलो करता है स्ट्रेटजी डज नॉट नेसेसरली चार्ज द लोएस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री। जरूरी नहीं है जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो। मैंने आपके यहाँ पे चिप्स वाला एग्जाम्पल दिया था कि अपन हेल्दी चिप्स बनाते हैं, बाकी आपके नॉर्मल चिप्स भी बनते हैं जिसमें ज़्यादा मसाला, ज़्यादा ऑयल रहता है, तो इसके अंदर लेस, बालाजी वगैरह सारे लोग आ गए। मैं हेल्दी चिप्स बनाता हूँ, लेस, बालाजी हेल्दी चिप्स नहीं बनाते, तो मैंने मेरा जो मार्केट है उसको एक तो छोटा बना लिया है, एक स्पेसिफिक नीश मैंने उठा लिया है, मेरा एक नैरो मार्केट मैंने मेरी ढूंढ लिया है। वहाँ पे और कोई जो बड़े कॉस्ट लीडर है, बड़े कंपनियां हैं, वहाँ पे जो है ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ मैं ही वहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। और मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूँ ना, वो लेस और बालाजी से सस्ता नहीं होगा, उस नैरो मार्केट के अंदर जो बाकी कंपीटर्स है ना उनसे सस्ता होगा, अगर मैं फोकस कॉस्ट लीडरशिप कर रहा हूँ, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंस्टेड इट चार्जेस लो प्राइजेस रिलेटिव टू अदर फर्म्स दैट कम्पीट विद इन द टारगेट मार्केट। जो भी टारगेट मार्केट के अंदर बाकी फर्म्स आपका प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना, उनसे सस्ता रहूंगा, पूरी इंडस्ट्री में सस्ता नहीं रहूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फर्म्स दैट कम्पीट बेस्ड ऑन प्राइस एंड टारगेट एंड नैरो मार्केट फॉलो अ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। जो फर्म आपकी कम्पीट करती है प्राइस के बेस पे एंड आपका टारगेट करती है एक नैरो मार्केट को, वो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप को जो है फॉलो करती है। फिर वही फोकस डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होगा,
कुछ नहीं सर, यूनिक फीचर्स लेकर के आओगे, इनोवेटिव फीचर्स लेकर के आओगे आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसके बेस पे प्राइस सेट करोगे और बस आपका फ़र्क इतना रहेगा, उधर ब्रॉड मास मार्केट था, यहाँ पे नैरो मार्केट रहेगा, यहाँ पे मार्केट नैरो होगा, मार्केट जो है छोटा रहेगा, बस इतना ही फ़र्क है। उसके बाद सर आपका अगला आता है सर, कैसे आप आपकी फोकस स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हो। सबसे पहला एक आप स्पेसिफिक नीच को जो है आइडेंटिफाई करो, जो कि कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएटर, बाकी लोग जो है उसको केटर नहीं कर रहे, एक ऐसा नीच ढूंढो। सुपीरियर स्किल्स क्रिएट करो, हायर एफिशिएंसी जनरेट करो अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉस्ट लीडर फोकस कॉस्ट लीडर बनना चाहते हो, और इनोवेटिव वेज डेवलप करो अगर आप फोकस डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो। एडवांटेजेस क्या है सर आपकी फोकस स्ट्रेटेजी के, प्रीमियम चार्ज कर सकते हो आपके यूनिक फीचर्स वगैरह के लिए, है ना, और जो भी आप जो है टेस्ट प्रेफरेंसेज आपके कंज्यूमर के मैच कर रहे हो, है ना, जो कि बाकी कोई नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हो कि भाई बाकी कोई नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो भाई एक्स्ट्रा लूंगा ना उस चीज़ का, और आपकी एक एक्सपर्टीज जो है वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, ट्रेमेंडस अच्छी खासी आपको एक्सपर्टीज भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपके जो है ऊपर जो अपन ने देखा ना, ये स्टेप 4 ये पॉइंट देखे ना, जिसको जिन पॉइंट्स को आपको जो है फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप फोकस स्ट्रेटजी अचीव करना चाहते हो। अगर आप ये 4 पॉइंट्स को जो है फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप फोकस स्ट्रेटजी अचीव नहीं कर पाओगे। तो वही जो डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज नहीं रखती है फर्म, वो ये जो है फोकस स्ट्रेटजी को जो है अचीव नहीं कर पाएगी। कॉस्ट आपका जो है यहाँ पे जो है, अगर आपका कॉस्ट आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा हाई रहता है, जैसे कि अगर आप हेल्दी चिप्स बनाने को जा रहे हो, ऑयल नहीं यूज़ करोगे, प्लास्टिक की पैकेजिंग यूज़ नहीं करोगे, मसाले अच्छे यूज़ करोगे, है ना, फ्रेश बनाने की कोशिश करोगे, शेल्फ लाइफ कम रखने की कोशिश करोगे उसकी, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो है कस्टमर भी बोलेगा कि यार इससे अच्छे तो मैं नॉर्मल चिप्स खा लूँ, इतना कॉस्ट यहाँ पे देने से, है ना, क्वांटिटी वगैरह थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी उस हेल्दी चिप्स की। तो वो सारी चीज़ें आपको देखते हुए थोड़ी सी कॉस्ट आपकी ज़्यादा रहेगी, तो कस्टमर एक ना एक टाइम बाद आकर के क्या करेगा, मैंने छोड़ भाई मेरे को नहीं करना है प्रोडक्ट, है ना। तो वही है सर, लॉन्ग रन में जाकर के आपको जो छोटा सा एरिया नैरो मार्केट है ना, या तो वो बड़ा बन जाएगा या तो वो खत्म हो जाएगा। तो अगर खत्म होगा तो हमारे लिए ये डिसएडवांटेज होगा ना, तो नीश जो है एक तरीके से जो है लॉन्ग रन में जाकर के शायद डिसअपियर भी हो सकता है सर। तो ये आपके फोकस स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेजेस रहेंगे सर। उसके बाद सर अपन आते हैं लास्ट स्ट्रेटजी की तरफ, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। जितनी भी अपन ने जेनरिक स्ट्रेटजीज देखी ना, इनका आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना अगर, तो आप बोले जाओ, आपको हम बोलेंगे कि आप बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी जो है यूज़ कर रहे हो। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी के अंदर आपका सिंपल है, या तो आप क्या कर रहे हो, आप आपके प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हो कम प्राइस में, है ना, थोड़े से ज़्यादा फीचर्स के साथ में, है ना, आपके 1-2 फीचर्स ज़्यादा है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा जो है क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन फीचर्स जो बाकी प्रोडक्ट के अंदर है उतने ही फीचर्स आपके प्रोडक्ट के अंदर भी रहेंगे। या तो आप प्राइस थोड़ा सा जो है क्या करोगे, यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे इसका सेम रहेगा, या तो आप उसके अंदर फीचर्स बढ़ा दोगे। फिर से समझा तो मैं यहाँ पे आपको बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा ना, यहाँ तो आपका प्राइस जो है प्राइस उतना ही रहेगा, है ना, प्राइस को आप चेंज नहीं करोगे, प्राइस जो बाकी कंपटीटर चार्ज कर रहे हैं आप भी उतना ही चार्ज करोगे। आप क्या करोगे ना, थोड़े फीचर्स बढ़ा दोगे आपके प्रोडक्ट के, थोड़े से फीचर्स जो है आपके प्रोडक्ट के बढ़ा दोगे। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप बोलोगे फीचर्स उतने ही रहेंगे जितने बाकी कंप्यूटर के प्रोडक्ट में, प्राइस थोड़ा सा कम कर दूंगा। बस ये 2 तरीके से आप जो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर की स्ट्रैटेजी को जो है अपना सकते हो सर। इसी के साथ चैप्टर 3 का रिवीजन यहाँ पे होता है ख़त्म। पूरा चैप्टर 3 का रिवीजन करने में हमको 50 मिनट लगे हैं। मेरे को लगा नहीं था कि 50 मिनट यहाँ पे लगने वाले अपने को पूरे चैप्टर 3 को रिवाइज करने के लिए, बट आई होप आपको ये जो पार्ट है अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर 3 अपन को जो है मेरे ख्याल से 10 से 12 लेक्चर लगे रहेंगे, वो पूरे 10 से 12 लेक्चर को अपन ने एक लेक्चर के अंदर समअप किया, 50 मिनट अपने को लगा है। तो आई होप आपको जो है ये पूरा पार्ट क्लियर रहेगा, एंड कोई भी दिक्कत वगैरह है, कुछ भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। अगर तुमको ये चीज़ फास्ट लग रहेगी तो मैं तुमको बता दूँ, ये जो है अपन रिवीजन कर रहे हैं, है ना, ये अपना यहाँ पे इंटेंशन है कि सारी चीज़ें अपने को रिकॉल करनी है, फटाफट अपने को सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, एग्जाम्पल स्ट्राइक करने हैं। अगर वो सारी चीज़ें हो रही है मतलब कि अपने को सब कुछ पता है, जस्ट अपन उसको पॉलिश कर रहे हैं एक बार, है ना। पूरा अपन जूता बैठ के बना नहीं रहे स्टार्टिंग से, है ना, अपन उसको जो है यहाँ पे पॉलिश कर रहे हैं। अपने को सिर्फ उसको पॉलिश करने की जरूरत है, पॉलिश एकदम फटाफट हो जाता है ना। अपने को उतना टाइम नहीं लगाना जितना अपने को वापस पूरा जूता बनाने के लिए लगेगा। तो ये बात अपने को समझनी है ना। तो यहाँ पर जो है मेरा बस इंटेंशन ये था कि मैं फटाफट क्विकली एक बार आपको रिवाइज करा दूँ सारी चीज़ें, है ना। वो अपना जो है हो चुका है। तो फाइनली मज़ा आया मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है ये ऐसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में, जिसमें पूरा जो चैप्टर अपन पढ़ते हैं उसको अपन एक ही लेक्चर में से निकाल लेते, पूरा निचोड़ देते, तो मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से तुमको ये चीज़ समझ में आ गई रहेगी। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, क्वेश्चन बैंक फटाफट डिस्कस कर लूँगा तुम्हारे साथ ताकि तुम्हारी क्वेश्चन बैंक भी सॉर्ट आउट हो जाए, है ना। तो ज़्यादा टाइम अपन यहाँ पे लेंगे नहीं, क्विकली मैं क्वेश्चन बैंक पे आता हूँ। मेरे को पता है तुम लोग बोलोगे कि बस ना भाई अभी रिवीजन हो गया, अभी कितना, तो थोड़ा टाइम दो मेरे को, है ना, थोड़ा टाइम दो। अपन एक बार इसको क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस कर लेते। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटफट जो है मैं आपको बता दूंगा 2-3 चीज़ें, तो आपके काम में भी आएगी, और एक 10-15 मिनट के अंदर आगे अपन जो है अपना ये लेक्चर ख़त्म कर लेंगे।
तो क्वेश्चन बैंक पे आते हैं सर। एमसीक्यूज आपने आपकी साइड से करना है, बिकॉज मेरा उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं रहेगा। केस बेस्ड जो ये सिनेरियोज है वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आ जाओ, सबसे पहला केस पढ़ते हैं सर। पहला केस देखते हैं। रोहित सोडी रन्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है इन हिज कंट्री। हिज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर फ्री ट्रेनिंग कैंप्स फॉर यूथ्स interested in playing cricket, football, hockey, badminton, and so on. Many of his trainees have reached national level contest. Rohit noticed that with the success of IPL tournament is an increasing trend to extend similar formats. देख रहा है भाई वो क्या देख रहा है रोहन सोडी कि IPL जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो यार अपने को भी जो है क्या करना चाहिए, अपने को भी वैसा कुछ करना चाहिए, सिमिलर चीज़ अपने को भी जो है करनी चाहिए बाकी स्पोर्ट्स के अंदर में। कि IPL क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन इनके लिए भी कुछ ऐसा फॉर्मेट अपने को निकालना चाहिए। ही विशेस टू नो हाउ टू डेवलप इन he wishes to know how the development is going help sports and to which industry it will offer opportunities and threats। बेसिकली बता रहे कौन से इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स बनती है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि IPL चल रहा है ना, तो IPL चल रहा है, तो IPL तो सिर्फ क्रिकेट के लिए हो रहा है। रोहित सोडी बोल रहा है करके यार मैं क्या करूँगा, फ्री ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह कर रहा हूँ। तो रोहित सोडी सोच रहा है कि IPL हो रहा है सिर्फ क्रिकेट के लिए, अगर यही चीज़ अपन फुटबॉल के लिए भी करनी शुरू कर दे, हॉकी के लिए भी शुरू करने कर दे, बैडमिंटन के लिए भी शुरू कर दे, तो कितना ज़्यादा अपने को जो है अच्छा रहेगा, है ना। तो रोहित सोडी हमसे ये पूछ रहा है, मेरे को बताओ अगर IPL जैसा फॉर्मेट हमने बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी शुरू कर दिया, तो कौन सी ऐसे इंडस्ट्रीज रहेगी, कौन सी ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज रहेगी जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और जिनको थ्रेट्स मिलेंगे। तो आप खुद सोचो इसके ऊपर। मैं मेरे साइड से अगर मैं आपको बताऊँ तो अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी इंडस्ट्री के लिए रहेगी। टीवी ब्रॉडकास्टिंग वालों के लिए, है ना, ब्रॉडकास्टिंग वालों के लिए जियो सिनेमा, हॉटस्टार वगैरह पे आजकल अपन देखते हैं IPL वगैरह के टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे हैं। प्रो कबड्डी के लिए अपन देखते हैं, कबड्डी की भी लीग चलती है। वैसे ही अगर अपन ये IPL के फॉर्मेट बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी लेके जाए तो ब्रॉडकास्टिंग वालों के लिए फ़ायदा है ना। फिर उसके बाद जो भी ब्रांड्स, बाकी सारे ब्रांड्स है जो कि जैसे कि स्पोर्ट्स के ब्रांड्स हो गए, है ना, स्पोर्ट्स कंपनीज वगैरह जो कि आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी। बाकी जो ब्रांड्स है, अगर ये जो फॉर्मेट्स है, अगर ये फॉर्मेट्स बड़े होते हैं, ऑडियंस इन पर देखती है, ऑडियंस की नज़रें होती है इन पर, तो बाकी सारे ब्रांड्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद सर कमेंटेटर्स वगैरह के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि कमेंटेटर्स वगैरह लगेंगे, है ना, एंकर्स वगैरह लगेंगे, है ना। फिर स्पोर्ट्स के न्यूज़ चैनल्स वगैरह के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि स्पोर्ट्स के न्यूज़ चैनल्स खोलो, है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है अगर बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए भी अपन ये फॉर्मेट को शुरू कर दे IPL जैसा। थ्रेड कौन से इंडस्ट्री को रहेगा, तो जो बाकी TV सीरियल्स है, बाकी पिक्चर है, अपन देखते हैं कि जब अपना IPL का मैच चल रहा होता है तो सिर्फ IPL का मैच चल रहा होता है, बाकी किसी को घर में अगर कोई सीरियल देखना हो दूसरा, तो अपन बोलते हैं नहीं भाई IPL चल रहा है, मैच चल रही है, मैच के बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना। तो सारी लोगों की वॉचिंग सिर्फ किसकी तरफ होती है, IPL के मैच पे रहती है ना। बाकी जो TV सीरियल्स वगैरह रहते हैं उनकी थोड़ी सी TRP वगैरह कम हो जाती है, तो उन सीरियल वालों को थोड़ा सा खतरा है, थ्रेट है। उसके बाद सर और किसको थ्रेट है, और सोचो तुम थ्रेट किसको रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ तो अपने को पता है, अपने को बहुत रहेगी। थ्रेड्स पे मेन अपने को सोचना पड़ेगा। तो एक थ्रेड अपन ने बोल दिया कि जो बाकी TV सीरियल्स जो चल रहे हैं उनको थ्रेड रहेगा, और किसको थ्रेड रहेगा एक बार अपन देखते हैं, इनका आंसर देखते हैं कि इन्होंने अपने आंसर में क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ में बता दिया स्टेडियम वगैरह बनाएंगे, और फिर स्पोर्ट्स गुड्स इक्विपमेंट्स अपन ने बोला, मीडिया इंडस्ट्री में अपन ने बोला स्पोर्ट्स चैनल, टेलीविजन, एडवर्टाइजर्स वगैरह इनका अपन ने बोला। होटल इंडस्ट्री, क्योंकि आपके बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह लोग बाहर बाहर से आएंगे, उनको रहना पीना खाना पीना वगैरह रहेगा। थ्रेड किसके लिए रहेगा, तो बाकी TV सीरियल, सिनेमा, थिएटर इनके लिए रहेगा। जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रहेंगे, नॉन स्पोर्ट्स इवेंट्स रहेंगे, बिकॉज सारे लोग अभी इवेंट देख रहे हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट देख रहे हैं, तो जो बाकी इवेंट ऑर्गेनाइजर रहेंगे उनके लिए खतरा रहेगा ना। स्पोर्ट्स का इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो बाकी इवेंट्स करवाते हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा रहेगा, उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो थ्रेड्स में इनके पास भी जो है इतने थ्रेड्स में, मतलब ये लोग भी थोड़े से थ्रेड में अटक गए। थ्रेड्स में इन्होंने 2 ही थ्रेड्स बताया, बट मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। Mr. Banerjee is head of marketing department of manufacturing company. His company is in direct competition with 13 companies. कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है 13 और कंपनियों के साथ में नेशनल लेवल पे। He wishes to study the market position of rival companies by grouping them into like position. नेम द टूल, टूल का नाम क्या है सर, स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। पूरा लिखने पड़ेंगे आपको, 4-5 स्टेप जो है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट में यूज टू इंप्लीमेंट द टेक्निक। वही आपको स्टेप्स लिखने बेसिकली। लास्ट लाइन पढ़ते थे तो आपको समझ में आ जाता था कि यार अपने को स्टेप्स लिखने, तो स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग के स्टेप्स यहाँ पे आप लिख दोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी अपन ने डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग, तो बार बार मैं अननेसेसरी उसको खींच नहीं रहा हूँ, तुम देख मतलब तुम लिख सकते हो। उसके बाद आपका तीसरा आ रहा है सर, मोहन हैज ज्वाइंड एज द CEO ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन एंड एम्स टू मेक इट अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी।
ठीक है, मोहन ने CEO ज्वाइन किया हुआ है, एज अ CEO ज्वाइन किया हुआ है इस कंपनी के अंदर, और उसको अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी बनाना चाहता है वो आने वाले 5 ईयर्स के अंदर। ही एम्स टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज फॉर मैनेजर्स फॉर अचीविंग बेटर परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना चाहता है अपने मैनेजर्स के लिए, जिससे वो क्या कर सके, बेटर परफॉर्मेंस अचीव कर सके और उससे उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सके। मोहन इज वेल अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन जनरेटिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। डिस्कस द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूएबल, रेयर, है ना, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, अभी अपन देख के ना वो 4 आपको लिखनी है, तो वो पूरा ऊपर का केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये लाइन पढ़नी थी बस। डिस्कस द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, अपने आप स्ट्राइक हो जाता है ना। तो एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, पूरा केस नहीं पढ़ना है, लास्ट के पहले लाइनें पढ़ने हैं, लास्ट की लाइनों से आइडेंटिफाई करना। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पूरा केस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट लिखना शुरू कर दो। लग रहा है नहीं केस पढ़ना पड़ेगा तो फटफट केस पढ़ लो, है ना। तो इसके लिए अभी तो यहाँ पे मेरे को डिस्कशन करना है तुम्हारे साथ एक एक पॉइंट पे, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। चौथे वाले के अंदर अपन सीधा मैं लास्ट लाइन देख पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई करके, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द माइकल पोर्टर्स का जेनरिक स्ट्रेटजी फॉलोड। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया कि भाई बोल रहा है माइकल पोर्टर का जेनरिक स्ट्रेटजी बताओ कौन सा है, तो मेरे को पता है कॉस्ट रीडर होगा, या तो डिफरेंशिएशन रहेगा, या तो फोकस रहेगा। लेकिन इन तीनों में से कौन सा है उसको पढ़ने, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर का पूरा केस पढ़ना पड़ेगा। तो आओ केस पढ़ते। एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटेटिव विद सेवरल प्लेस। बिजनेस फेसेस सीवियर कॉम्पिटिशन एंड अग्रेसिव मार्केटिंग देमसेल्फ विद ईच अदर। लग्जरी जेट इज अ प्राइवेट दिल्ली बेस्ड कंपनी विद अ फ्लीट साइज ऑफ 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट। अच्छा, लग्जरी जेट करके एक जो है कंपनी है, उसके पास जो है कितने, उसके पास 9 छोटे एयरक्राफ्ट है। इनकी सीटिंग कैपेसिटी जो है 6 सीट्स टू 9 सीट्स है। देयर एयरक्राफ्ट आर चार्टर्ड बाय बिग बिजनेसेस हाउस एंड हाई नेट इंडिविजुअल। ठीक है, लग्जरी जेट प्राइवेट लिमिटेड से छोटे एयरक्राफ्ट जो इनके पास ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं है ना। इनके जो फ्लाइट्स है वो कौन लेता है जनरली, इनकी जो फ्लाइट्स है वो कौन लेता है, तो इनके फ्लाइट जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है वो लोग लेते हैं। जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल है, जो कि एकदम अमीर लोग, जैसे मुकेश भाई जैसे, वो वाले लोग, है ना, वैसे लोग गिनती में कम है, अपने को पता है बहुत थोड़े लोग हैं, वैसे लोग ज़्यादा नहीं है ना। तो वैसे लोग जो है इनकी जो है फ्लाइट्स वगैरह बुक करते हैं। तो यहाँ पर विद कस्टमाइज टूरिज्म पैकेजेस देयर एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो ऑफन हायर बाय फॉरेनर्स। कुछ जो है फॉरेनर्स भी जो है इसके जो ये है अपना जो इनके फ्लाइट्स है उनके फ्लाइट्स को हायर करते हैं। तो तुम सोचो तुम्हारे हिसाब से माइकल पॉटर की कौन सी जेनरिक स्ट्रैटेजी यहाँ पे होगी, है ना। यहाँ पर अगर मैं तुमको स्टेप वाइज लेके जाऊँ, सबसे पहले देखो इंडस्ट्री कौन सी है, एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री है। ठीक है, एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री में अपने इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस होते हैं। बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में एयर के थ्रू जो है ट्रैवल करते हैं। अपना जो लग्जरी जेट प्राइवेट लिमिटेड है ना, इन्होंने अपना जो एक मार्केट को आइडेंटिफाई किया कि एयरक्राफ्ट अपन एयरक्राफ्ट की जो है मार्केट में रहेंगे, है ना। उस एयर का बिजनेस करेंगे, एयर ट्रैवल का बिजनेस करेंगे, ये इन्होंने अपना मार्केट बना लिया। इसके अंदर इन्होंने का अपना छोटा सा पार्ट ढूंढा है, एक छोटा सा नैरो मार्केट ढूंढा है ना। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फॉरेनर्स, है ना, हाई बिजनेस बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेस, छोटे अमाउंट पे, ज़्यादा लोग नहीं है, छोटे अमाउंट में, तो एक नैरो मार्केट यहाँ पे पकड़ लिए। और उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं सर, उसके अंदर ये लोग नहीं ऐसा सस्ता नहीं दे रहे, उसके अंदर लोग कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन दे रहे कि भाई कस्टमाइज करके तुमको टूरिज्म पैकेजेस देंगे, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो है लगाई गई है। चौथे का अपन आंसर देखते, फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपने को लग रहा है, मेरे ख्याल से तुमको भी वही लग रहा होगा अगर तुम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, टारगेट है नैरो मार्केट, यूनिकनेस के साथ टारगेट कर रहा है अपनी नैरो मार्केट को। तो ऑब्वियस सी बात है फोकस्ड, आपका फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ अ फोकस्ड डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी। पूरा आंसर तुम तुम्हारे साइड से पढ़ सकते हो, कैसे फ्रेमिंग वगैरह करना है उसके अंदर, मतलब वो तो यार अपन बचपन से कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर मेरा कुछ वैल्यू एडिशन आएगा नहीं। बेसिकली मैं तुमको थॉट प्रोसेस बताया यहाँ पे मैंने कि तुमने सोचना कैसे चाहिए कि मार्केट है, मार्केट के अंदर इन्होंने एक नैरो मार्केट पड़ा है, इतने ज़्यादा एच वगैरह होंगी नहीं, वहाँ पे कस्टमाइजेशन कर रहा है, यानी कि यूनिकनेस भी कुछ दे रहा है, तो फोकस डिफ्रेंशिएशन रहेगा, ऐसे अपने को दिमाग चलाना है। उसके बाद जरा अगर देखोगे तो 5वें में इसने सेम बोला है, क्योंकि आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो माइकल पॉटर का जेनरिक स्ट्रैटेजी, जिससे उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है। तो वो ये सर देख लेते हैं सर, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है ना, इनोवेटिव प्रोडक्ट कर रही है, मतलब डिफ्रेंशिएशन आएगा। बस अभी अपने को ये देखना है कि नैरो मार्केट है कि ब्रॉड मास मार्केट है, ब्रॉड मास मार्केट रहा तो डिफ्रेंशिएशन, नैरो मार्केट रहा तो फोकस डिफ्रेंशिएशन। इनोवेशन से ये तो समझ गया कि डिफ्रेंशिएशन तो है ही है। दैट इज हेल्प द कंपनी टू हैव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफन यूनिक नॉट अवेलेबल। अच्छा, तो ये पढ़ करके पूरा मेरे को केस मैंने पढ़ लिया फटफट अपने दिमाग में। कहीं कहीं पे भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि नैरो मार्केट ये लोग बोल रहे, है ना। तो इनका अगर ये लोग एक्सप्रेसिवली नहीं बता पा रहे कुछ कि भाई नैरो मार्केट है या फिर छोटी मार्केट को टारगेट कर रहे, मतलब अपन अज्यूम करेंगे कि अपना ब्रॉड मास मार्केट पे ही टारगेट है और इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे मेरे को लग रहा है 5वें का आंसर होने वाला है।
तो अपन देख लेते हैं पाँचवें का आंसर क्या है। जैसे कि पाँचवें का अपन आंसर देखें तो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, देखो जेनेक्स हैज़ ऑप्टेड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, फोकस वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, क्योंकि उधर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि नैरो मार्केट है कि नहीं, है ना, नैरो मार्केट नहीं है, इंडिकेशन नहीं मिल रहा, मतलब कि ब्रॉड मास मार्केट पर टारगेट रहेगा अपना। तो ये अपन ने देख लिया। अब आते हैं अपन सिक्स के अंदर अगेन उन्होंने लास्ट पॉइंट मैं देख रहा हूँ तो लिखा हुआ है एनालाइज द नेचर ऑफ जेनेरिक स्ट्रेटजी यूज बाय सोहन एंड रमेश, है ना, तो अपने को केस पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सोहन एंड रमेश आर टू फ्रेंड्स हु आर पार्टनर्स इन देयर बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट्स बनाते हैं, ठीक है। सोहन बिलीव इन मेकिंग प्रॉफिट्स थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, सोहन बोल रहा है कि यार हम क्या करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम बेचेंगे अपने प्रोडक्ट्स का। हेंस ही बिलीव्स इन चार्जिंग लेसर प्राइस, तो ये बोल रहा है कि मैं कॉस्ट लीडर बनूंगा, सोहन बोल रहा है क्या बनूंगा, कॉस्ट लीडर बनूंगा, कि ज़्यादा बेचूंगा कम प्राइस पे। रमेश हाउएवर ऑफ ओपिनियन दैट हायर प्राइसेस शुड बी चार्ज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ एक्सक्लूसिविटी, तो रमेश बोल रहा है मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, सिंपल सी बात है। आ जाओ देख लेते हैं। सोहन इज ट्राइंग टू बी अ कॉस्ट लीडर, ये देखो सोहन कॉस्ट लीडरशिप, और रमेश बोल रहा है करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आगे समझ तो आसान है, कुछ इसके अंदर ऐसे डिफिकल्ट है नहीं, बाकी तो फिलर्स है, उन्होंने बस उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, मतलब फोकस क्या है, मतलब अपना डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस्ट लीडर क्या है, वो बताते हुए उन्होंने कंक्लूड किया। वो तो कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो आराम से। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय इन्फेंट केयर, अब वो वापस स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, है ना, तो करते आइडेंटिफाई अपन, एक्सप्लेन तो तुम कर सकते हो, इतना रिवीजन किया, इतना डिटेल में समझा, तो वापस से बार बार मेरे को वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है तुमको। इन्फेंट केयर इज अ सक्सेसफुल स्टोर चेन एंड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स, अच्छा एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड न्यू मॉम्स, जो आपकी एक्सपेक्टेंट मदर्स यानी कि जो अपने लेडीज है जो कि माँ बनने वाली है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाती है ये अपनी इन्फेंट केयर, है ना, जो बनने वाली अपकमिंग मदर्स है उनके लिए, है ना, मतलब अभी तो मम्मी बनी नहीं है, बनने वाली है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे जो है इन्फेंट केयर जो है प्रोडक्ट्स बनाते है सर, है ना। तो मार्केट अपने को दिख रहा है छोटा मार्केट है, समझ में आ रहा है ना कि यार नैरो मार्केट है, सारी दुनिया थोड़ा मम्मी बनेगी, कुछ छोटी सी एरिया है जो कि मम्मी बन रही है ना, तो वो छोटा सा मतलब एरिया, मतलब वो नैरो मार्केट समझ में आ रहा है ना अपने को, एक्सपेक्टेंट मदर्स न्यू मॉम्स, इससे समझ में आ रहा है कि यार ये नैरो मार्केट है ना। तो यहाँ पे नैरो मार्केट है, बस इसके अंदर अपने को ये देखना है सबसे सस्ता दे रहे कि यूनिक प्रोडक्ट दे रहे, दे ऑफर एवरीथिंग फ्रॉम नर्सिंग क्लासेस टू टॉयलेट, मतलब सारी चीज़ें वो दे रहे बच्चों के लिए। ड्यू टू वन स्टॉप शॉप ऑफ इन्फ्लुएंस दे आर चार्जिंग प्रीमियम, देखो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, फोकस डिफरेंशिएशन रहेगा। नैरो मार्केट है, अपन ने आइडेंटिफाई किया, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है, यानी कि फोकस डिफरेंशिएशन यहाँ पे होने वाला है। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अपन। अच्छा, ये लोग फोकस डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहे, इन्होंने सिर्फ बोला डिफरेंशिएशन स्टडी, बट मेरे ख्याल से फोकस डिफरेंशिएशन होना चाहिए ये, बट उन्होंने डिफरेंशिएशन बोला है, मेरे ख्याल से फोकस डिफरेंशिएशन भी इसका आंसर हो सकता है, बट आईसीआई बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज एक बार फिर से अपन रीड कर लेते हैं। Infant care is a successful store chain that caters product for expectant mothers and new moms. They offer everything from nursing classes to strollers, toys, infant clothes, diapers, and baby furniture. Due to a one-stop shop for infants, they are charging a premium for its products. अच्छा, ओके तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ एक्सपेक्टेड मदर्स एंड न्यू मॉम्स का ये वाला अपन ने पार्ट देख करके बोला कि नैरो मार्केट रहेगा, लेकिन अगर अपन डिटेल में समझते ये लोग थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर पे देख रहे, क्योंकि ये लोग ये सारी चीज़ बना रहे, टॉयज़ बना रहे, क्लोथ्स बना रहे, डायपर्स बना रहे, बेबी के लिए फर्नीचर बना रहे, है ना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी माएँ बन चुकी है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो भी मार्केट इसके अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नैरो मार्केट नहीं है। मेरे को लगा कि सिर्फ वहीं पे वही यहाँ पे अपने मदर्स ये लोग कंसिडर कर रहे हैं जो कि अभी माँ बनने वाले, जो कि माँ बने नहीं है। बट ये लाइन पढ़ के मेरे को जो सेकंड वाली लाइन है वो पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो ऑलरेडी माँ बन चुके हो, जिनके बच्चे में भी 2 साल 1 साल है ना 2.5 साल इतने की उम्र के रहेंगे, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना, तो बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नैरो मार्केट नहीं बन रहा है, एकदम स्पेसिफिक इंडिकेशन जब तक आपको नहीं मिल रहा ना कि यार नैरो मार्केट ही रहेगी, तो अजम्पशन मेरे ख्याल से अपने को वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पे अपने को यही मान के चलना चाहिए कि यार ब्रॉड मास मार्केट ही रहेगा। अगर आपको एग्जैक्ट कुछ ऐसे एकदम मेन एकदम हिट करने वाला पॉइंट मिल रहा है ना कि हाँ यार ये तो नैरो मार्केट ही रहेगा, वहीं पे करना, तो इसके लिए केस जितना आप पढ़ोगे, केस सिनेरियो जितना आप पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। यहाँ पे एक जगह अपन गलत गए, हो सकता है इसका फोकस भी आंसर हो, जिस नज़रिए से मैं सोच रहा था वहाँ से फोकस भी इसका आंसर हो सकता है, बट आईसीआई डिफरेंशिएशन बोल रहा है तो अपने को मानना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी, एक बार लास्ट अपन लाइन पढ़ लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ माइकल पोर्टर बिजनेस लेवल स्टडी, अच्छा वही स्ट्रैटेजी मेरे को जो है ये जो है आइडेंटिफाई करने का बोल रहा है, साथ साथ एडवांटेजेस उसके बताने को बोल रहा है। तो एडवांटेजेस अपन ने बार बार ऑन रिपीट इसको समझा, तो एडवांटेजेस तुम खुद से लिख सकते हो, बस आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी वाला पार्ट है, तो उसको अपन कर लेते हैं।
हैड एन इमेज ऑफ बीइंग दैट फुटवेयर चॉइस ऑफ अ फॉर्मल ओकेशन। ठीक है, तो मोटा शूज़ का क्या इमेज है कि यार हम लोग जो है ऐसे फुटवेयर बनाते हैं, हमारी इमेज ऐसी है कि यार हम लोग फॉर्मल ओकेजन के लिए शूज़ बनाते हैं। ये सा जो है मोटा शूज़ का आज के डेट में इमेज है कि यार मेरे को फॉर्मल शूज़ चाहिए तो मोटा शूज़ की तरफ मेरे को जाना चाहिए। ऐसा इमेज है बेसिकली आज के डेट में उस कंपनी का। इन एन अटेम्प्ट टू री इन्वेंट इट्स ब्रांड, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि यार अपने ब्रांड को री इन्वेंट करते हैं, सिर्फ फॉर्मल के लिए अपने को लिमिटेड नहीं रहना है। इट टाइड अप अ फॉरेन फुटवेयर जायंट बफरेन, उसने क्या किया, टाई अप किया अपने फॉरेन ब्रांड के साथ में, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट हाइड सीक ब्रांड इन कंट्री, और एक नया ब्रांड कंट्री के अंदर उसने लॉन्च किया। पुटिंग इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इट लॉन्च एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल एंड रिलैक्स फुटवेयर फॉर यंग, जो यंग लोग हैं, यंग लोग के लिए उसने जो है यहाँ पे फुटवेयर बनाने शुरू की है। एमिंग एट अ ब्रांड एंड इमेज मेक ओवर टू मोटा शूज, डिसाइड टू प्राइस द हाइट सीक एट प्रीमियम, प्रीमियम चार्ज कर रहा है ना, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, कुछ तो भी यूनिक लेकर के आ रहा है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल रिलैक्स्ड, है ना, कुछ तो भी यूनिक लेकर के आ रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएशन तो पक्की बात है। अब दिक्कत ये आ रही हमको कि क्या ये नैरो मार्केट है, तो नैरो मार्केट है या नहीं, उधर अपने को एक तरीके से पता लग सकता है कि यार यंग, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है यंग। अब यंग लोग यानी कि एक किसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अभी यंग तो मतलब अभी यंग तो अभी कितना हो सकता है, मतलब मेरे ख्याल से यंग बोल रहे तो यार 30 साल का बंदा भी यंग ही होगा, है ना, 25 साल वाला भी यंग ही रहेगा, 20 वाला भी यंग भी रहेगा, 15 16 18 वाले भी यंग ही रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं पे भी मेरे को एकदम स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि नैरो मार्केट हो, बट मेरे को लग रहा है इंस्टीट्यूट शायद बोल सकता है नैरो डिफरेंट, मतलब फोकस डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे हो सकता है। डिफरेंशिएशन तो है, ये बात तो पक्की है, बट यंग बोल करके ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो है मेरे को डिफरेंशिएशन, अपना फोकस डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। बट देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे यंग के अंदर, क्योंकि अपन देखे तो यार 12 साल का बच्चा भी आ गया, 15 वाला भी बच्चा भी आ गया, 18 वाला भी आ गया, 20 वाला भी आ गया, 25 वाला भी आ गया। अब यंग मतलब 10 साल के नीचे वालों को थोड़ा है, मतलब मेरे ख्याल से डिफ्रेंशिएशन ही होगा, फोकस डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। 8वां अपन देखते हैं, 8वां क्या होता है। 8वां अगर अपन देख ले तो यस, डिफ्रेंशिएशन ही बोला है, फोकस डिफ्रेंशिएशन उसने नहीं बोला है। क्योंकि जैसे मैं सोच रहा था कि यार उसने यंग बोला है, यंग के अंदर तो यार 20 वाला भी यंग हो गया, 25 वाला भी यंग होगा, 30 वाला भी यंग होगा, 18 वाला भी यंग होगा, 15 साल का बच्चा भी यंग हो गया, है ना। तो ये जितना भी एज ग्रुप है मतलब यंग ही कहलाया जाएगा। तो ये कोई नैरो मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो और उसके अंदर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो आपका नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे होएगा। अदर नीचे अगले अपने इस पे अगले वाले इसमें बोल रहे हैं, रोहित पटेल इज हैविंग अ स्मॉल केमिस्ट शॉप, छोटा केमिस्ट शॉप अहमदाबाद के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ कंपिटेंसीज रोहित कैन बिल्ड टू गेन कंपिटेटिव एडवांटेज ओवर ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स। तो अपने को बोल रहे हैं कि यार रोहित पटेल को बताओ कौन सी कंपिटेंसीज उसके पास होनी चाहिए जिसको उसको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाए जो ऑनलाइन मेडिसिन बेच रहे उसके कंपैरिजन में। तो आप थोड़ा सा आपके जो मेडिकल्स में आप जो दवाइयाँ दे रहे हो थोड़ी सी सस्ती दाम में दो, है ना, उनको होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल करवा के दो कि वो ऑन कॉल आपको ऑर्डर दे सकते हो और इमीडिएटली आप उसको डिलीवर करके दे दो, है ना। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल आप तगड़ा करो, है ना, आपकी डिलीवरी चैनल का आपका डिलीवरी चैनल जो आपका प्रोडक्ट चैनल रहेगा उसको आपका स्ट्रॉन्ग करो, है ना। उसके बाद आप मल्टीपल ऑफर्स वगैरह बना सकते हो अपने कंज्यूमर्स के लिए, है ना। तो और क्या कर सकते हैं, एक बार देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं सर, क्या क्या कंपिटेंसीज रोहन पटेल डेवलप कर सकता है। डेवलपिंग पर्सनल एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कस्टमर, बोल रहे हैं अच्छी रिलेशनशिप मार्केटिंग करो, अच्छा रिलेशनशिप बनाओ कस्टमर के साथ में। होम डिलीवरी दो जैसे कि मैंने आपको बोला, और उसके लिए कोई भी कॉस्ट मत चार्ज करो। डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ स्पीड डिलीवरी, डिलीवरी की स्पीड बढ़ाओ, है ना। ऑनलाइन सेलर्स अगर 2 दिन में कर रहे हैं डिलीवरी तो आप जो है इमीडिएट डिलीवरी करो, क्योंकि आप उनके पास वगैरह रह रहे होगे, मतलब एक दिन में आप डिलीवरी करने की कोशिश करो। हैविंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, ठीक है ना, 24/7 वो शॉप ओपन करो, है ना, अपना 24/7 की तरफ जाने की सोचो कि अपना जो वर्किंग का आवर्स है उसको बढ़ाने के लिए देखो। प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट फैसिलिटी भी दो अपने पेशेंट्स को, क्या तुम उधार पे भी मेडिसिन लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें इससे तुमको जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भी तुमको क्लियर रहेगा। उसका लास्ट क्वेश्चन सर आज के दिन का हमारे लिए क्या आ रहा है सर, वो वैल्यू फॉर मनी अपना एक बार लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं अपन। हाईलाइटिंग एंड एक्सप्लेन द कोर कंपिटेंसी ऑफ वैल्यू फॉर मनी चेन। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि इनके लिए कौन सी कोर कंपिटेंसी है उसको हाईलाइट करो और उसको एक्सप्लेन करो। तो वैल्यू फॉर मनी इज अ लीडिंग रिटेल चेन ऑन एन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट इन बिजनेस एट लो कॉस्ट। तो इनकी एक कंपिटेंसी मेरे को सीधा सीधा यहीं पे देखने को मिलती है कि लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं लोग, तो इनका कॉस्ट सबसे कम लग रहा है। Sorry. The retail chain aims to further strengthen its top position in retail industry. Marshall, the CEO of the retail chain, is of the view that to achieve the goals, they should focus on lowering the cost of procurement of products. तो ये बोल रहे हैं कि यार हाईलाइट करो, एक्सप्लेन करो कोर कंपिटेंसी। तो इनकी कंपिटेंसी ये है कि यार इनके कॉस्ट कम लग रहे हैं, है ना, इनके कॉस्ट कम लग रहे हैं। तो ये इनके लिए एक बेनिफिट मिल रहा है इनको कि यार कॉस्ट कम मिल रहे हैं। तो कॉस्ट कम रहने से अपने एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं, तो लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के मेरे ख्याल से एडवांटेजेस यहाँ पे अपन 2-3 लिख सकते हैं।
तो कोर कंपिटेंसी इज़ अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विच में भी, पहले तो इन्होंने कोर कंपिटेंसी को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया कि कोर कंपिटेंसी क्या है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि वैल्यू फॉर मनी इज द लीडर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप लो कॉस्ट की वजह से वो लीडर बन रहा है। The cost advantage that value money has created for itself has allowed the retailer to price goods at lower than the competitor। ये आपके लिए competitive advantage बन रहा है आपकी लो कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले उन्होंने कोर कंपिटेंसी को डिफाइन कर दिया क्या है कोर कंपिटेंसी, और उसकी कोर कंपिटेंसी फिर उसने आइडेंटिफाई करके नीचे बता दी कि भाई इसकी लो कॉस्ट इसके लिए कोर कंपिटेंसी है, जिससे इसको बेनिफिट मिल रहा है, अपने कॉम्पिटिटर से जो है आगे रह पा रहा है, कम प्राइस क्योंकि ऑफर कर रहा है इसके लिए। द कोर कंपिटेंसी इन दिस केस इज डिराइव फ्रॉम द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट लार्ज सेल्स वॉल्यूम। सस्ता है अगर आपका प्रोडक्ट तो आप लार्ज स्केल सेल्स वॉल्यूम आपको मिल रहा है, इसकी वजह से आपको जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपको मिल रही है अच्छी खासी। कंपनी टू रिमेन प्रॉफिटेबिलिटी विद अच्छा आपका लो नहीं, यहाँ पे डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपका क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन अपन ने तुरंत डिस्कस कर लिए, रिवीजन भी कर लिया इस लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको मज़ा आएगा, इस लेक्चर को आराम से सेव करके रखना, काम आएगा तुमको क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के लिए और इस रिवीजन के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं तुमसे अगले लेक्चर में। आई होप तुमको मज़ा आया रहेगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट्स में तुम डाल सकते हो। और कल से अपना जो है चैप्टर 4 का जो है कहानी शुरू हो जाएगा, तो चैप्टर 4 अपना चलेगा। तो जुलाई 25 की रेंज में मेरा टारगेट है, अपन इस बैच को ख़त्म करेंगे। मज़ा आएगा और डेफिनेटली आपके साथ हूँ मैं, कोई भी दिक्कत है आप मेरे को बोल सकते हो। और देखते हैं आगे कैसे होता है क्या होता है। चैप्टर 4 को अपन शुरू करेंगे, मज़ा आएगा। उसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ ऐसा पार्ट है चैप्टर 3 का जो कि बचा हुआ है, मेरे को चैप्टर 4 के साथ लिंक करवाना है, वो मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे लेक्चर को देखो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो लाइक करो अपने सारे लेक्चर्स को, ताकि आगे वो और जाके प्रमोट होए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।